पर पड़ी लिन की माँ का चेहरा राख जैसा है, सांस इतनी कमजोर है कि कभी भी रुक सकती है। डॉक्टर ली ने अभी अपना बॉक्स खोला ही था कि तुम्हारी चेतना पहले ही उसके पूरे शरीर को जा चुकी थी। ये छोटी सी बीमारी तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान है, लेकिन अगले ही पल जब तुम देखते हो कि डॉक्टर ली कौन सी दवा और सुई निकाल रहे हैं तो तुम्हारा चेहरा तुरंत गंभीर हो जाता है। दवा गलत है और ये सुई लगाने की विधि तो पूरी तरह गलत है। जैसे ही डॉक्टर ली सुई लगाने वाले होते हैं तभी उस बेहद नाजुक क्षण में तुम जोर से चिल्लाते हो, रुक जाइए, पहली सुई बिल्कुल भी बाई हुई बिंदु पर नहीं लगानी चाहिए। तुम्हारी इस जोरदार आवाज से डॉक्टर ली गुस्से से फट पड़ते हैं। उन्होंने जिंदगी भर इलाज किया है और आज एक बच्चे से डांट सुननी पड़ रही है। कहां से आया यह अज्ञानी बच्चा? अगर फिर से बकवास की तो बाहर निकाल दूंगा। डॉक्टर ली गुस्से से कांपते हुए जबरदस्ती सुई लगाने के लिए हाथ उठाते हैं, लेकिन ये सुई लग ही नहीं पाती। पता नहीं कब तुम्हारा छोटा सा हाथ उसके कलाई को मजबूती से पकड़ लेता है। वो पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन डर के साथ महसूस करता है तुम्हारी पकड़ बेहद मजबूत है। उसका हाथ जैसे लोहे की पकड़ में जकड़ गया हो, हिल भी नहीं पाता। तुम्हारे मासूम चेहरे पर गंभीरता छाई हुई है। इलाज करना नहीं आता तो यहाँ दिखावा मत करो। जैसे ही तुम ये कहते हो तुम्हारी कलाई हल्के से हिलती है और उसे पीछे की ओर धक्का लग जाता है। डॉक्टर ली गुस्से में फटने ही वाले थे कि अगले ही पल उनका पूरा शरीर सख्त हो जाता है, सिर सुन बच जाता है। वो देखते हैं कि तुमने चांदी की सुइयों का एक डिब्बा निकाला और उंगली से झटका देते ही सुई ठंडी रोशनी की तरह सीधे लिन की माँ के लिंगो बिंदु में जा धंसती है। डॉक्टर ली की आंखें लगभग बाहर निकल आती हैं, उनकी आवाज कांपती है। ये तो उड़ती सुई से बिंदु भेदन की तकनीक है, तुम्हें ये खोई हुई कला कैसे आती है? तुम मुड़कर मासूम आवाज में कहते हो, आंटी आप डरिए मत, मैं बहुत हल्के हाथ से करूंगा। जैसे ही तुम ये कहते हो तुम्हारी उंगलियां तितली की तरह चलती हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा सुइयों के जरिए लगातार प्रवाहित होती है। 18 सुइयां एक एक करके खतरनाक बिंदुओं पर लगती हैं, लेकिन हर सुई में जीवन शक्ति भरी होती है। पास खड़े डॉक्टर ली पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं। ये अद्भुत तकनीक किसी कला से कम नहीं है। कुछ ही मिनटों बाद तुम मासूम आंखों से पूछते हो, आंटी अब आपको कैसा लग रहा है? लिन की माँ के भीगे चेहरे पर अचानक लालिमा लौट आती है। वो हैरानी से अपने पेट को छूती हैं। बहुत गर्म और बहुत आरामदायक लग रहा है। तुम कागज और पेन उठाकर तेजी से एक नुस्खा लिखते हो और उसे आगे बढ़ा देते हो। डॉक्टर ली पहले तो बस एक नजर डालते हैं, लेकिन अगले ही सेकंड जैसे बिजली गिर जाती है, वो उछल पड़ते हैं। स्नेक हर्ट घास के साथ लौंगदान, ये नुस्खा इस तरह भी लिखा जा सकता है। वो अचानक सिर उठाकर तुम्हें देखते हैं, जैसे किसी प्राचीन दैत्य को देख रहे हो। छोटे महान वैद्य, आपके गुरु कौन है? उनका चेहरा लाल हो जाता है। उनका रवैया अत्यंत विनम्र और लगभग विनती जैसा हो जाता है। तुम्हारे दिल में अचानक असाव आता है। गुरु की पहचान बिल्कुल भी उजागर नहीं की जा सकती। तुम तुरंत सिर को खड़खड़ाहट वाले खिलौने की तरह जोर जोर से हिलाते हो। मेरा कोई गुरु नहीं है। डॉक्टर ली बस इसी तरह अपनी उत्तेजना को दबाते हैं और मुड़कर लिन की माँ की जांच करने लगते हैं। जैसे ही वो नाड़ी पकड़ते हैं वो वहीं चौंक उठते हैं। बंद पड़ी सारी नसें पूरी तरह खुल चुकी हैं। वो उत्साह से कमरे से बाहर भागते हैं और पूरे बेचैन परिवार के सामने जोर से हंसते हैं। सब लोग निश्चिंत हो जाइए, सन मैडम की बीमारी 3 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ली बेहद भावुक होकर तुम्हारी ओर इशारा करते हैं। ये सब इस छोटे महान वैद्य की वजह से हुआ है। ये सब सुनकर लिन परिवार तुरंत आंखों में आंसू भर लेते हैं और उत्साह से बोल भी नहीं पाते। पूरा परिवार तुम्हें 90 डिग्री झुककर प्रणाम करता है और बार बार तुम्हें खाने के लिए रोकने लगते हैं, लेकिन तुम रुकने की हिम्मत नहीं करते। घर पर वो दबंग दीदी इस समय शायद गुस्से में आग बबूला हो रही होंगी। तुम जल्दी जल्दी जरूरी सावधानियां बताकर लिन शीशी का हाथ पकड़ते हो और बिना पीछे देखे बाहर भागते हो। जैसे ही तुम सोसाइटी के गेट पर पहुंचते हो, लिन शीशी अचानक तुम्हें रोकती है। आगे, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें लेने कोई नहीं आया। तुम्हारा दिल जोर से धड़कता है। क्या ये कह सकते हो कि तुम्हें अपहरणकर्ता छोड़कर गए? तुम तुरंत दिमाग लगाते हो और आंखों में आंसू ले आते हो। दीदी मुझे छोड़कर गई थी, लेकिन अस्पताल में इमरजेंसी आ गई तो वो चली गई। लिन शीशी सच मान लेती है और तुम्हें लेकर चिंता करती है। वो टैक्सी रोकती है और तुम्हें घर भेज देती है, लेकिन जैसे ही टैक्सी मुंह परिवार के हवेली के गेट पर रुकती है, वो पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। हैरानी से सामने के आलीशान घर की ओर इशारा करती है। क्या ये तुम्हारा घर है? तुम डर के मारे पसीने से भीग जाते हो और बार बार मना करते हो। ऊंची दीवार के चारों ओर एक चक्कर लगाकर तुम साइड गेट से चुपके से अंदर घुस जाते हो। जैसे ही तुम हॉल में कदम रखते हो, एक ठंडी और दबाव भरी आभा तुम्हें घेर लेती है। ड्राइवर श्याओ लियू कांपते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठा है। तुम्हारी बड़ी बहन मू युलू चेहरे पर ठंडा गुस्सा लिए जोर से डांट रही है। चोरी से स्पोर्ट्स कार चलाकर यंग मास्टर को ले जाना, फिर उसे आंखों के सामने अपहरण होते देखना, मू परिवार तुम्हें पालता किस लिए है? श्याओ लियू इस समय डर से बिल्कुल टूट चुका है। यहाँ से निकलो और मोदू से दूर दूसरी बहन के पास जाकर ठीक से सुधारो। जैसे ही तीसरी बहन का नाम सुनता है, श्याओ लियू वहीं ढेर हो जाता है। वो तो गोलाबारी वाला सीमावर्ती इलाका है, वहां जाना मतलब मौत को बुलाना है। मू युलू उसकी गुहार बिल्कुल नहीं सुनती। जैसे ही उसे पता चला कि तुम्हारा अपहरण हो गया है, पूरा मू परिवार हरकत में आ गया। आदेश था कि जमीन खोद कर भी तुम्हें ढूंढ निकाला जाए। तभी इस तनाव भरे माहौल में एक तेज और लगातार बजती फोन की घंटी गूंजती है। कॉल करने वाली चौथी बहन मू योयान है। मू युलू मजबूरी में फोन उठाती है। फोन की दूसरी तरफ से चौथी बहन की खुश आवाज आती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि तुम्हारा अपहरण हो गया, मैंने छोटे भाई को तुम्हारे हवाले किया था, तुम उसकी देखभाल ऐसे कर ली हो। फोन जोर से कट जाता है। ननफेंग मेंशन और दूसरी तरफ घर में हो रही हर बात से बिल्कुल अनजान तुम अपने छोटे छोटे कदमों से चुपके से हवेली के मुख्य गेट की ओर लौट रहे हो। अचानक एक लाइन में टॉप लग्जरी कारें तेज ब्रेक की आवाज के साथ तुम्हारे सामने रुक जाती हैं। तुम्हारा दिल जोर से धड़कता है। तुम्हें लगता है सातवीं बहन वापस आ गई, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक अनजान बेहद खूबसूरत महिला बाहर उतरती है। वो एक सलीकेदार वन पीस ड्रेस पहने हुए हैं, सोने का फ्रेम का चश्मा लगाए हुए हैं। उसका फिगर बेहद आकर्षक है, लेकिन उसकी आभा मंडल बर्फ जैसा ठंडा है।
मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी, मुझे फिर से परेशान मत करो। वो ठंडे स्वर में पीछे खड़े झुके हुए गंजे आदमी को डांटकर हवेली की ओर बढ़ती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर तुम पर पड़ती है उसकी ठंडी आंखें तुरंत नरम हो जाती हैं। ये किसका छोटा बच्चा है, इतना प्यारा है। वो शालीनता से झुकती है और मुस्कुराकर तुम्हें देखती है। बच्चे, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हो और पीछे हवेली के गेट की ओर इशारा करते हुए मासूम आवाज में कहते हो, मेरा नाम मूगे है, यही मेरा घर है। हवा जैसे एक पल के लिए जम जाती है। अगले ही पल वो सुंदर महिला जोर से चिल्लाती है और तुम्हें कसकर अपनी बाहों में भर लेती है। तुम्हारे चेहरे को बार बार अपने गालों से रगड़ती है। तो तुम ही मेरे प्यारे छोटे भाई हो, आओ दीदी तुम्हें अच्छे से प्यार करे। तुम तुरंत दो बड़े पहाड़ों के बीच दब जाते हो और बस ऊ की आवाज निकाल पाते हो। ये दम घुटने वाला एहसास बहुत भारी है। तुम्हें सांस लेने का मौका भी नहीं मिलता और वो एक हाथ से तुम्हें उठा लेती है। मैं तुम्हारी चौथी बहन मु योयान हूँ, मुझे यान यान दीदी कहो। जैसे ही तुम दोनों गेट के अंदर कदम रखते हो फिर से एक तेज ब्रेक की आवाज आती है। मु युलू लगभग गिरते पड़ते कार से बाहर निकलती है और एक नजर में तुम्हें चौथी बहन की बाहों में सुरक्षित देख लेती है। छोटे भाई तुम यहाँ कैसे? लेकिन मु योयान उसे बिल्कुल मौका नहीं देती। तुम्हें पकड़े हुए ठंडे स्वर में कहती है, सातवीं बहन, हमारे प्यारे छोटे भाई को तुम्हारे हवाले किया था, तुम सच में बहुत भरोसेमंद निकली। ठीक है, मैं गलत थी, मान लिया। अब तुम बड़ी हो, तुम्हारी ही चलेगी। देखते ही देखते रोज दबदबा दिखाने वाली सातवीं बहन तुरंत शांत हो जाती है। तुम अभी ये सब समझ ही रहे होते हो कि दोनों बहनें तुम्हें बाएं और दाएं से पकड़कर प्यार से अंदर ले जाती हैं। तुम सोचते हो कि नीचे सोफे पर जाकर आराम से सो जाओगे, लेकिन सिर्फ 1 घंटे बाद ऊपर की दोनों शैतान बहनें जैसे टेलीपैथी से एक साथ जाग जाती हैं। दोनों आधी नींद में हाथ बढ़ाकर बीच में टटोलती हैं, लेकिन खाली जगह मिलती है। मुयुलू और मुयोयान अचानक उठ बैठी हैं और एक दूसरे को देखती हैं। छोटा भाई कहाँ गया? दोनों बिना जूते पहने नंगे पांव ही जल्दी जल्दी नीचे भागती हैं। जैसे ही नीचे पहुंचती हैं देखती हैं कि तुम एक छोटे बच्चे की तरह सोफे पर गहरी नींद में सो रहे हो, लेकिन अगले ही पल दोनों के चेहरे जम जाते हैं। तुम्हारे गोरे चेहरे पर साफ साफ दो निशान बने हुए हैं, जैसे आंसुओं की लकीरें। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। मुयोयान सबसे पहले बोलती है, सातवीं बहन, तुमने छोटे भाई के साथ क्या किया? मुयुलू तुरंत ठंडी हंसी के साथ जवाब देती है, तुम्हें बोलने की हिम्मत है? जरा अपने तरफ देखो, तुम्हारी तरफ तो निशान और भी ज्यादा है। अब दोनों पूरी तरह चुप हो जाती हैं, इतनी शर्मिंदगी की जैसे जमीन में गड़ जाए। जरूर छोटा भाई नींद में इधर उधर घूम रहा होगा। हाँ, नींद में ही हुआ होगा। दोनों तुरंत इस बात पर सहमत हो जाती हैं और बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती हैं। सुबह नाश्ते के समय जैसे ही तुम टेबल पर बैठे हो तो तुम्हें माहौल बहुत अजीब लगता है। सामने बैठी चौथी और सातवीं बहन मुस्कान छुपाने की कोशिश क्यों कर रही हैं? किसी तरह समय बीता है। एक बहन मॉर्निंग रन के लिए जाती है, दूसरी कंपनी के लिए निकलती है। तब जाकर तुम आखिरकार आजाद होते हो। एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करते, तुरंत उठते हो और पीछे के बगीचे की ओर भागते हो। तुम्हें अभ्यास करना ही होगा। इस घर में जहाँ हर बहन किसी राक्षस से कम नहीं, वहां सिर्फ ताकत ही असली सहारा है। इसका साधना करने का तरीका तो और भी अजीब है। दवा खाने के बाद सीधे अभ्यास में बैठ जाता है। नतीजा यह है कि उसके पूरे शरीर के सफेद बाल और भी चमकदार हो जाते हैं और सिर पर एक छोटा सा उभार भी निकल आता है। तुम बिना हिले पूरे सुबह बैठे रहते हो। दोपहर तक जाकर धीरे धीरे आंखें खोलते हो, आंखों में एक सुनहरी चमक झलकती है। उस दवा के बावजूद भी ये साधना की गति कछुए जैसी धीमी है। अब तो ऊर्जा इकट्ठा करने वाला एक विशेष क्षेत्र बनाना पड़ेगा। लेकिन अफसोस, अभी तुम्हारी शक्ति पर्याप्त नहीं है। लगता है कुछ दुर्लभ खजाने जुटाने पड़ेंगे। तभी तुम्हारी जेब में रखा फोन अचानक कंपन करता है। जैसे ही तुम कॉल उठाते हो, सातवीं बहन की आवाज आती है, छोटे भाई, खाना खाकर चौथी बहन से तैयार हो जाना। आज रात मेरे साथ एक बड़े मौके पर चलना है। बड़ा मौका? क्या ये कोई पार्टी है? तुम उलझन में फोन रख देते हो। जैसे ही तुम छोटे के साथ वापस हॉल में आते हो, सामने का नजारा देखकर तुम्हारा मुंह खुला रह जाता है। हे भगवान, हॉल में तो पार्सलों का पहाड़ लगा हुआ है। ऊंचे ऊंचे डिब्बे डगमगा रहे हैं। छोटा भाई आ गया, छोटा भाई आ गया। एक सफेद रंग का छोटा सूट निकाल कर रखा जाता है। जैसे ही तुम मुड़ते हो, चौथी बहन मु युवान की आंखों में चमक आ जाती है। इस समय तुम बिल्कुल एक अनमोल रत्न की तरह लग रहे हो। तुम्हारी शान और आकर्षण अलग ही दिख रहा है। ये छोटा भाई कहाँ? ये तो चलता फिरता अमीर खानदान का राजकुमार लग रहा है। वाकई हमारे परिवार के जीन कमाल के हैं। चौथी बहन संतुष्टि से अंगूठा दिखाती है, फिर दरवाजे की ओर स्टाइल से उंगली चटकाती है। अगले ही पल तुम चौंक जाते हो। एक के बाद एक नौकरानियां ट्रे लेकर अंदर आती हैं। उन ट्रे पर चमकते हुए सबसे महंगे गहने रखे हैं, मानो छोटा सा ज्वेलरी शो चल रहा हो। काफी देर तक सजाने संवारने के बाद चौथी बहन आखिरकार सिर हिलाती है। जब तुम ये सब पहन लेते हो, तुम्हारी पूरी शख्सियत ही बदल जाती है। अगर पहले तुम एक अमीर घर के बच्चे लग रहे थे, तो अब एक शाही राजकुमार की तरह दिख रहे हो। दीदी एक फोटो लेती है। क्लिक की आवाज के साथ तुम्हारी बेमिसाल हैंडसम फोटो तुरंत उनके बहनों के ग्रुप में धमाका कर गई। तुम्हें पूरी तरह से तैयार करके चौथी बहन स्टाइल से एक लाइन छोड़ते हुए बोली, मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ, 10 मिनट में नीचे आती हूँ। लेकिन औरतों की बातें तो झूठ होती हैं। कहा था 10 मिनट, लेकिन नतीजा ये हुआ कि तुमने एनिमेशन के कई एपिसोड देख लिए। पूरे 2 घंटे बीत गए, ऊपर अब भी कोई हलचल नहीं थी। तुम बोर होकर परेशान हो गए। मन में ख्याल आया। दिव्य संवेदना तुरंत फैल गई। कमरे की हर चीज अचानक साफ दिखाई देने लगी। नजर फर्श को पार करके ऊपर चली गई।
तुम देखना चाहते थे चौथी बहन आखिर क्या कर रही है। तुमने चौथी बहन की तरफ देखा। ऊपर कपड़ों का ढेर पहाड़ जैसा लगा था। साफ था कि वो काफी देर से ट्राई कर रही थी, लेकिन अभी तक तय नहीं कर पाई। तुम डर के मारे तुरंत अपनी चेतना वापस खींच ली। गुरु की सीख कानों में गूंज उठी। अनुचित मत देखो, अनुचित मत देखो। तुमने जैसे तैसे एक और घंटा गुजारा, तब जाकर सातवीं बहन तेजी से वापस आई। तुम्हें इस नए रूप में देखकर वो आई और तुम्हारा गाल पकड़कर बोली, भरोसा रखो, 10 मिनट में आती हूँ। तुमने सातवीं बहन के जाते हुए पीठ को देखा। दिल में उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। ये 10 मिनट सीधे दोपहर तक खिंच गए। तुम तो छोटे कमरे में बोर होकर जैसे उगने वाले थे। आखिरकार तुम्हारी दोनों बहनें बहुत इंतजार के बाद बाहर आईं। उन्हें देखते ही तुम्हारे दिल की सारी नाराजगी खत्म हो गई। चौथी बहन एक प्रिंसेस ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी। गर्दन पर वो बड़ा सा नीला हीरा बेहद चमक रहा था। सातवीं बहन सफेद ड्रेस में थी। वो ऊंचे दर्जे पर रहने से आई ठंडी और शालीन देवी जैसी आभा थी। एक काली और एक सफेद, ये दोनों परछाइयां जैसे परफेक्ट जोड़ी थी। तुम तीनों लग्जरी कार में बैठे बॉडीगार्ड और नौकरानियों के साथ धूमधाम से सेन परिवार की ओर चल पड़े। बड़ी मुश्किल से भीड़ को पार करते हुए आंखों के सामने का दृश्य अचानक खुला और विस्तृत हो गया। वहां मौजूद सभी लोग जादुई शहर के ऊपरी वर्ग के प्रभावशाली लोग थे। हर एक की पहचान असाधारण थी। इसी समय एक डरावनी आभा सामने से आकर टकराई। एक आदमी ने रास्ता रोक लिया। तुम अपनी सतर्कता बढ़ाने ही वाले थे कि दोनों बहनों ने मुस्कुराते हुए उसे नमस्ते कहा। अंकल चाओ, नमस्ते। तुम्हारी तनी हुई नसें तुरंत ढीली पड़ गईं। पता चला कि ये पिता के पुराने साथी शैन परिवार के तीसरे मालिक शैन चाओ है। शैन चाओ की नजर दोनों बहनों पर पड़ी और वो जोर से हंस पड़े। तुम दोनों लड़कियां सच में दिन ब दिन और खूबसूरत होती जा रही हैं। चौथी बहन मुंह युवान ने जल्दी से हाथ हिलाया। अंकल, आप तो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। कुछ औपचारिक बातें करने के बाद शैन चाओ की नजर आखिरकार तुम पर टिक गई। ये वही बचा होना चाहिए जिसे मुंह परिवार ने अभी अभी वापस पाया है। आओ, अंकल तुम्हें गले लगाए। जैसे ही वो थोड़ा डरावना चेहरा तुम्हारे करीब आने लगा, तुमने स्वाभाविक रूप से आधा कदम पीछे लिया। चेहरे पर साफ इनकार था। शैन चाओ का हाथ हवा में ही रुक गया। उन्होंने सिर खुजाया और खुद पर हंसते हुए बोले, लगता है मेरा चेहरा बहुत डरावना है, जिससे आगे डर गया। शैन चाओ अचानक मुड़े और पीछे की ओर जोर लगाई। बाहर आओ, मेहमानों से मिलो। बात खत्म होते ही एक सफेद ड्रेस पहनी हुई छोटी लड़की धीरे धीरे बाहर आई। करीब 1 मीटर 20 सेंटीमीटर की लंबाई, चेहरा बेहद सुंदर और नाजुक। हालांकि उम्र ज्यादा नहीं थी, फिर भी वो पहले से ही एक सुंदर लड़की लग रही थी। मुंह युवान ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। छोटी शिनरान तो इतनी लंबी हो गई है, पिछली बार जब देखा था तो बस यहाँ तक थी। चलो उधर जाकर बात करते हैं। शिनरान, तुम छोटे भाई को लेकर पास में खेलो, पापा को जरूरी बात करनी है। शेन चाओ के कहने पर तुम्हें मजबूरन उसके साथ जाना पड़ा। तुम्हारा नाम क्या है? छोटी लड़की ने अपनी बड़ी चमकदार आंखों से देखते हुए नर्म आवाज में पूछा। तुमने थोड़ी मजबूरी में अपना नाम बताया। मेरा नाम मुग्गे है, 5 साल और आधा। मेरा नाम शेन शिनरान है। इस साल मैं 7 साल की हूँ। जैसे ही उसने अपना परिचय खत्म किया, तुम्हारा ध्यान पूरी तरह भटक गया। जब बड़े लोग जा चुके थे, तुम एक सेकंड भी रुकना नहीं चाहते थे। मुड़कर सीधे बाहर की ओर भाग गए। शेन शिनरान अपने छोटे छोटे कदमों से पीछे पीछे दौड़ती रही। तुम अचानक रुक गए। मन में एक अजीब सा एहसास हुआ। सोचा कि तुम जैसे मध्य स्तर के साधना वाले बड़े साधक कैसे ऐसे बचकाने बच्चों के साथ समय बर्बाद कर सकते हो। इसलिए तुमने एक छोटे बड़े इंसान जैसा व्यवहार बनाया और मुड़कर कहा, मैं बस थोड़ी ताजी हवा लेने जा रहा हूँ। इतना कहकर बिना पीछे देखे भीड़ में घुस गए। शैन शिनरान गुस्से में पैर पटकती रह गई। आखिरकार उसने गाल फुलाकर अनमनी ढंग से पीछा किया। बाहर का माहौल पूरी तरह मिला जुला था। ज्यादातर छोटे व्यापारी थे जो पहचान बनाने आए थे। सब कुछ अस्त व्यस्त था, लेकिन यह सब महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण था मेज पर रखा केक। तुमने कांच की मेज देखी और सीधे जाकर उस पर बैठ गए। शैन शिनरान बेबस होकर तुम्हारे पास झुक गई। उसकी नजरें जैसे किसी एलियन को देख रही हो। तुम्हारे पास उससे बात करने का समय नहीं था। बाएं हाथ में केक, दाहिने हाथ में गोला। तुम ऐसे खा रहे थे जैसे तूफान आ गया हो। तुम्हारा पहले से ही गोल चेहरा और भी ज्यादा गोल हो गया। तुम्हें ऐसे खाते देख शैन शिनरान को अपनी जिंदगी पर शक होने लगा। क्या ये चीज सच में इतनी स्वादिष्ट है? उसकी बात सुनकर तुम लगभग अटक गए। मुश्किल से क्रीम निकलकर जोर से जवाब दिया, बिल्कुल, केक और कोला दुनिया में सबसे स्वादिष्ट है। शैन शिनरान ने झिझकते हुए छोटा सा कौर लिया। उसकी भौएं तुरंत सिकुड़ गईं। अरे, कितना ज्यादा मीठा है, बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। इतना कहकर उसने जल्दी से एक घूंट मिनरल वाटर पीकर मुंह साफ किया। पूरे 10 मिनट बीत गए, लेकिन तुम रुके नहीं। आखिरी गिलास कोला पीने के बाद ही तुम संतुष्ट हुए और अपने गोल पेट पर हाथ फेरते हुए धीरे से बुदबुदाए, छोटे पेट भर गया क्या? तुमने तुरंत अपनी आवाज बदलकर पेट की तरफ से जवाब दिया, छोटा पेट भर गया। तुम्हारी इस हरकत ने सीधे शैन शिनरान को हंसा दिया। वो वहीं पर हंसते हंसते लोटपोट हो गई। जब तुम आखिरकार मेज से नीचे उतरे तो उसने तुरंत तुम्हारा छोटा हाथ पकड़ लिया और कान के पास आकर धीरे से पूछा, क्या पीछे के आंगन में चलोगे? वहां झूला है, यहाँ से कहीं ज्यादा मजेदार। सिर तिरछा करके सोचा, वैसे भी खा पी कर खाली ही बैठे हो, तो दोनों छोटे बच्चे हाथ पकड़कर हवा की तरह पीछे के आंगन की ओर दौड़ पड़े। आज रात का चांद खास तौर पर चमकदार था। आंगन की लाइटों के साथ माहौल पूरी तरह बन गया। तुम उत्साहित होकर झूले पर चढ़ गए। शेन शिनरान पीछे से जोर लगाकर तुम्हें धक्का देने लगी। तुम्हारा शरीर एकदम से हवा में उठ गया। ठंडी रात की हवा चेहरे से टकराई। तुम खुशी से झूम उठे। खेलते हुए बहुत मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद बारी तुम्हारी आई शेन शिनरान को धक्का देने की। तुमने बस हल्का सा जोर लगाया और झूला बहुत ऊंचा झूल गया। मुगे, धीरे करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी चीख सुनकर तुमने तुरंत अपनी ताकत कम कर दी। तब जाकर झूला शांत हुआ। दोनों थक गए तो सीढ़ियों पर साथ बैठ गए।
और आसमान के चांद को देखते हुए चुप हो गए। शेन शिनरान ने अचानक अपना चेहरा पकड़कर तुम्हारी ओर देखा। मुगे, मेरा स्कूल शुरू होने वाला है, तुम्हारा क्या? स्कूल? तुम पहले तो चौंक गए, फिर सिर हिला दिया। अभी तो घर आए कुछ ही दिन हुए, स्कूल कैसे जाऊं? ये सुनकर शेन शिनरान के चेहरे पर हैरानी छा गई। क्या? तुम अभी तक स्कूल नहीं गए? मैं तो 4 साल की उम्र से ही किंडरगार्टन जा रही हूँ, अब तो दूसरी कक्षा में पहुंचने वाली हूँ। शेन शिनरान गर्व से तुम्हारी ओर देख रही थी, उसकी नजरें जैसे किसी अनजान और अनुभवहीन व्यक्ति को देख रही हो। तुम्हारे मन में हलचल हुई और अचानक याद आया, बहन ने कहा था कि सितंबर में स्कूल शुरू होगा। अभी तो अगस्त है, पूरे 1 महीना बाकी है। घर जाकर जरूर बहन से स्कूल के बारे में बात करनी होगी। शुरुआत की रेखा पर बिल्कुल हार नहीं माननी है। जब तुम मन ही मन पढ़ाई की योजना के बारे में सोच रहे थे, तभी एक सांप जैसी ठंडी मंशा ने तुरंत तुम्हें निशाना बना लिया। तुमने लगभग स्वाभाविक रूप से तुरंत शेन शिनरान को खींच लिया और उसका शरीर जोर से ऊपर उछल गया। एक आवाज के साथ कई ठंडी चमकती हुई चांदी की सुइयां तुम्हारी अभी वाली जगह पर आकर धंस गईं। सुई के सिरे पर अजीब नीली रोशनी चमक रही थी, साथ था कि उन पर जहर लगा था। तुम्हारे पास समझाने का समय नहीं था, तुमने जोर से शेन शिनरान को धक्का दिया। बस इसी देरी में शेन शिनरान लड़खड़ाते हुए विला के अंदर भाग गई। क्योंकि किसी ने सुइयों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया था, वो इंसान जरूर पास ही था। तुमने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ ली, चेतना लहर की तरह फैल गई, हाथ में छोटी तलवार भी एक आवाज के साथ बाहर आ गई। तुम कदम दर कदम आगे बढ़े, सावधानी से चारों ओर नजर घुमाते हुए। आखिरकार तुम्हारी चेतना ने एक असामान्यता पकड़ ली। एक परछाई छिपकली की तरह सिर के ऊपर पेड़ की डाल से चिपकी हुई थी। मैं पूछता हूँ, तुम कौन हो? 5 साल का इतना छोटा बच्चा मुझे देख सकता है? ये कैसे संभव है? उसकी प्रतिक्रिया देने से पहले ही तुमने पैर से जोर लगाया, एक तेज बैकफ्लिप मारकर पेड़ की डाल पर मजबूती से खड़े हो गए और उसके सामने आकर खड़े हो गए। तुम कौन हो? मुझ पर हमला क्यों किया? तुमने अपनी छोटी तलवार उसकी ओर तान दी। गुरु ने कहा था, जो तुम्हें मारना चाहे उसके साथ नरमी नहीं करनी चाहिए। वो कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में क्रूर चमक आई और तुरंत उसने एक मजबूत खंजर निकालकर तुम्हारे दिल की ओर वार किया। एक आवाज गूंजी। तुम्हारी चाल उससे भी तेज थी। वो साधारण सी दिखने वाली छोटी तलवार पहले ही सीधे उसके दिल को बेच चुकी थी। उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं, उनमें जीवन की शक्ति तेजी से खत्म होने लगी। ये कैसे हो सकता है? वो खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो एक 5.5 साल के बच्चे के हाथों हार गया। तुमने तलवार निकाल ली, तुम्हारा चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। आखिरकार ये पहली बार था जब तुमने किसी को मारा था। अभी जो हुआ वो पूरी तरह स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, लेकिन तुमने सोचा नहीं था। सच में एक जीवित जीवन छीन लिया गया। तुमने तलवार की नोक से उसका मुखौटा हटाया। वो एक बिल्कुल अनजान मध्यम आयु के आदमी का चेहरा था। कोई सुराग नहीं मिला। तुमने गहरी सांस ली, तुम्हारी आंखें फिर से दृढ़ हो गईं। अगले ही पल तुमने अपनी तकनीक का उपयोग किया। हथेली से एक प्रहार, जलती हुई आत्मा की आग ने तुरंत उसे निगल लिया। कुछ ही सेकंड में वह राख में बदल गया। हल्की हवा चली और वह राख उड़ गई, जैसे वह व्यक्ति कभी अस्तित्व में ही नहीं था। अभी जो तुम घबराए हुए थे, इस पल तुम बिल्कुल शांत थे। तुमने छोटे हाथ से तलवार पर लगे निशान को शांत भाव से झाड़ दिया। उसी समय बाहर से अचानक तेज और बिखरे हुए कदमों की आवाज आई। तुम समझ गए कि जरूर बहनें आ गई हैं। तुमने पैर हल्का सा उठाया और शरीर तुरंत सीढ़ियों पर लौटाया। तुम जैसे ही खड़े हुए, विला का पिछला दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ जोर से खोला गया। हथियार लिए कई बॉडीगार्ड लहर की तरह आंगन में घुस आए। उनके पीछे पीछे मु युआन, मु युलू और गुस्से से भरे शेन चाओ भी थे। कुछ गड़बड़ होने के कारण उन्होंने पहले वापस जाने का सुझाव दिया। हालांकि फिलहाल सुरक्षित थे, लेकिन जैसे ही तो उनके पीछे पीछे मु युआन, मु युलू और गुस्से से भरे शेन चाओ भी थे। कुछ गड़बड़ होने के कारण उन्होंने पहले वापस जाने का सुझाव दिया। हालांकि फिलहाल सुरक्षित थे, लेकिन जैसे ही तुम हॉल में बैठे, एक ठंडी नजर अचानक तुम्हारी पीठ पर पड़ी। तुमने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, तुम्हारी नजरें ठीक गांव काया से टकराईं। उसने तुरंत नजर हटा ली। साफ था कि गांव परिवार ही साजिश कर रहा था। मंच पर शन परिवार के बुजुर्ग खुशी से चमकते हुए आए। फिर सबसे रोमांचक अमीर परिवारों के उपहार दिखाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। मैजिकल शहर के ली परिवार ने एक प्रसिद्ध पेंटिंग दी। चेन परिवार ने एक गहरा नीना हीरा भेंट किया। ओयांग परिवार ने 10 स्पोर्ट्स कार और 100 साल पुराना जिनसेंग दिया। अगले ही पल पूरा हॉल शांत हो गया। मैजिकल शहर के मू परिवार ने सम्राटी नीली जेड पेंडेंट दिया, एक असली तांग कविता की पांडुलिपि और एक हेलीकॉप्टर। तुम खुद ये सुनकर हैरान रह गए, खुद को रोक नहीं पाए। तुमने पास बैठी सातवीं बहन को हल्का सा खींचा। क्या हमारे घर में हेलीकॉप्टर भी है? मुयुलू ने तुम्हें ऐसे देखा जैसे तुम कुछ नहीं जानते और सहजता से जवाब दिया, बिल्कुल छोटे भाई, घर में कई हैं। आमतौर पर सब हेलीपैड पर पड़े धूल खा रहे होते हैं। तुमने देखा नहीं क्या? तुम अचानक समझ गए, साथ ही तुम्हारे सिर में झंझनाहट सी हुई। यही है क्या असली शीर्ष अमीर परिवार? घर में आखिर कितने राज हैं जो मुझे नहीं पता? आगे के उपहार तुम बिल्कुल ध्यान से नहीं सुन पाए। तुम्हारा पूरा दिमाग घर के हेलीपैड और उस रहस्यमय योद्धा में उलझा था। भोज खत्म होने पर शेन चाओ के चेहरे पर अपराध बोध था। शेन परिवार के बुजुर्ग तो हंसी रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन तुम अच्छे से समझ रहे थे कि तुम्हारे खिलाफ ये सब अभी शुरू ही हुआ है। शेन परिवार से विदा लेते समय शेन चाओ ने अपनी बेटी को प्यार भरी नजरों से देखा और मजाक में कहा, तुम्हारे घर का ये लड़का मेरी बेटी का दिल ही ले गया। मोयूलू ने भी मजाक को आगे बढ़ाया, तो फिर ठीक है, आगे चलकर बचपन में ही रिश्ता तय कर देते हैं, हम रिश्तेदार बन जाएंगे। ये क्या बात हुई? मैं शेन शिनरान से शादी करूं? मार डालो तो अब भी नहीं करूंगा।
जैसे ही गाड़ी हवेली की ओर बढ़ी, तुमने जल्दी से सातवीं बहन की आस्तीन पकड़ ली और विनती करने लगे, मुझे बचपन का रिश्ता नहीं चाहिए। तुम्हारी ये मासूम हालत देखकर मुंह यूलू हंस पड़ी, प्यार से तुम्हारे माथे पर हल्का सा थपथपाया। मजाक कर रही थी, हम बहनें बस चाहती हैं कि तुम खुश रहो। हवेली लौटकर नहाने के बाद तुम बिस्तर पर लेट गए, लेकिन दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। वही परिचित एहसास फिर से आ गया। चौथी बहन सच में फिर समय पर आ गई। वो आदत के मुताबिक कंबल में घुस गई और तुम्हें पकड़कर चूमने लगी। इसलिए तुरंत बाद ही तुम्हारे संभलने से पहले ही सातवीं बहन तकिया लेकर अंदर आ गई। एक पल में तुम दोनों बहनों के बीच फंस गए, दोनों तरफ से घिर गए, हिल भी नहीं पा रहे थे, करवट लेना भी मुश्किल हो गया। तुमने धीरे से बात बदलने की कोशिश की, क्या मुझे स्कूल जाना चाहिए? मुंह यूलू ने तुम्हारे गाल पकड़ते हुए लापरवाही से जवाब दिया, तुम्हारा एडमिशन सबसे अच्छे किंडरगार्टन में कर दिया है। किंडरगार्टन? तुम लगभग एक घूंट में ही उगल देते। एक महान साधक होकर मिट्टी में खेलना? मुझे किंडरगार्टन नहीं जाना, मुझे प्राइमरी स्कूल जाना है। मुंह योयान तुरंत समझाने के मोड में आ गई, नहीं, बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो आगे पढ़ाई बहुत कठिन होगी। तुम्हें हंसी भी आ रही थी और रोना भी। तुम्हारी साधना के स्तर पर तो तुम्हारी याददाश्त इतनी तेज थी कि प्राइमरी क्या, मिडिल स्कूल का पाठ्यक्रम भी तुम उल्टा सुना सकते थे। किंडरगार्टन से बचने के लिए तुम्हें मजबूरन नखरे और मासूमियत दिखानी पड़ी। दोनों बहनों की गोद में लिपटते लिपटते आखिरकार उन्होंने मान लिया, कल अगर तुम पहली कक्षा के सवाल हल कर पाए तो तुम्हें किंडरगार्टन नहीं जाना पड़ेगा। रात गहरी हो गई। पास में आती जाती सांसों की आवाज के बीच तुम धीरे से बिस्तर से निकले, चुपके से चलते हुए तीसरी मंजिल पर पहुंच गए। आखिरकार आजादी मिल गई। तुम सातवीं बहन के कमरे में बैठ गए। एक ही बार में दो साधना की गोलियां निकल ली और तुरंत ध्यान की अवस्था में चले गए। शरीर के चारों ओर हल्की रोशनी घूमने लगी। अगली सुबह मुंह यूलू और मुंह योयान नींद से जागे। आंख खोलते ही दोनों ने खुद को अस्त व्यस्त हालत में एक दूसरे के साथ पाया। वो झिझक इतनी ज्यादा थी कि जैसे जमीन में गड्ढा खोद ले। मैं मैं जाकर तैयार होती हूँ। मुंह योयान घबराकर वहां से भाग गई। मुंह यूलू ने चारों ओर देखा, तब जाकर पता चला कि तुम पहले ही वहां से जा चुके थे। इस समय तीसरी मंजिल पर साधना धीरे धीरे खत्म हो रही थी। इस रात की साधना का परिणाम अच्छा था। पूरी ताकत पाने के लिए अब उपकरणों की जरूरत थी। तो मैं अचानक समझ आया कि केवल ऊर्जा का उपयोग करना सही नहीं है, ऊर्जा को हथियार पर लगाना ही असली तरीका है। तुमने तय किया कि पहले एक साधारण तलवार कला का अभ्यास करोगे। तैयार होकर तुमने अपने स्टोरेज रिंग से एक छोटी तलवार निकाली और उत्साह से नीचे भागे। डाइनिंग टेबल पर दोनों बहनें खाने के लिए तैयार थीं। तुम्हारे हाथ में चमकती हुई चीज देखकर सातवीं बहन मुंह यूलू की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। छोटे भाई, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुमने सिर खुजलाया और अपने मोटे छोटे हाथ से अचानक तलवार बाहर निकाल ली। दो उंगलियों जितनी लंबी चांदी की तलवार का ब्लेड बेहद लचीला था। एक नजर में ही पता चल रहा था कि ये कोई साधारण चीज नहीं है। मुंह यूलू तुरंत गुस्से में आ गई। इतना खतरनाक हथियार क्या बच्चे खेल सकते हैं? उसी समय चौथी बहन मुंह योयान ने तुरंत बात संभाली। सातवीं बहन, घबराओ मत, ये मैंने खास तौर पर खरीदा हुआ नकली खिलौना है, इसमें धार नहीं है, किसी को मारो तो भी कुछ महसूस नहीं होगा। हालांकि चौथी बहन तुम्हारा साथ दे रही थी, लेकिन सातवीं बहन साफ तौर पर मानने को तैयार नहीं थी। वो खड़ी हुई और तुम्हारे हाथ से ये चीज छीनने लगी। ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तुम्हारी साधना का खजाना है। इसलिए विला के अंदर एक पीछा करने का दृश्य शुरू हो गया। तुम अपने छोटे छोटे कदमों से लिविंग रूम में दौड़ने लगे। जैसे ही पकड़े जाने वाले थे, तुमने तुरंत उसे उठाया और गहरी नींद में सो रहे छोटे को लेकर सीधे पीछे के आंगन की ओर भागे। घर के अंदर मुंह यूलू हांफते हुए बैठ गई। मुंह योयान ने अचानक एक बड़ी खबर दी, ग्रुप में कहा गया है कि पांचवी बहन वापस आने वाली है। मुंह यूलू चौंक गई। वो पांचवी बहन जो मनोरंजन जगत की बड़ी स्टार है और कई पुरस्कार जीत चुकी है, वो घर आने के लिए अपने सारे काम छोड़ रही है। लगता है बहनें तुमसे मिलने के लिए सच में पूरी कोशिश कर रही हैं। उसी समय पिछवाड़े के बगीचे में छोटा एक गोली निकलकर लुढ़क फिर से गहरी नींद में सो गया। उसका गोल मटोल पेट किसी बर्फ के गोले जैसा लग रहा था और तुम उस समय कठिन प्रशिक्षण कर रहे थे। लात, बार, उठाना, बिंदु पर प्रहार, झाड़ना, सबसे बुनियादी तलवार के वारों को मशीन की तरह हजारों बार दोहराया। तुम्हारा मासूम चेहरा पसीने से भीग गया, कलाई दर्द से लगभग सुन्न हो गई, लेकिन तुम्हारी आंखें तलवार से भी ज्यादा तेज थीं। आखिरकार तुमने लंबी सांस ली और पद्मासन में बैठकर ऊर्जा वापस पाई। समय देखा तो खाना खाने का समय करीब था। तुम वापस विला में आए। दोनों बहनें शतरंज खेल रही थीं। तुमने छोटे को एक कोने में रख दिया, नहा धोकर कपड़े बदल लिए और आत्मविश्वास से शतरंज के पास पहुंचे। तुम्हारे छोटे मोटे हाथ ने जोर से मेज पर थपकी दी, पूरा रौब दिखाते हुए, मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ। दोनों एकदम हैरान रह गई। तुम्हें याद दिलाना पड़ा कि कल कहा था अगर पहली कक्षा के सवाल हल कर लिए तो किंडरगार्टन नहीं जाना पड़ेगा। दोनों बहनों को बात याद आ गई और तुरंत किसी से हिंदी और गणित के प्रश्न पत्र प्रिंट करवाए। माहौल अचानक गंभीर हो गया। प्रश्न पत्र मेज पर रखे गए, तुम बीच में बैठे और दोनों तरफ दोनों खूबसूरत बहनें खुद निगरानी करने लगी। उनके मन में पहले से ही एक योजना थी। तुमने सामने रखे आसान सवालों को देखा और होठ ऊपर उठ गए। ये पहली कक्षा का पेपर तुम्हें बिल्कुल मुफ्त की अंक जैसा लग रहा था। परीक्षा शुरू हुई। पहला पेपर गणित का था। जैसे ही तुमने देखा तुम्हारी आंखें भड़कने लगी। 5+3 कितना होता है? चित्र में कितने सेब हैं? ये कैसी परीक्षा है? ये तो जैसे तुम्हारी बुद्धि का मजाक उड़ाना था। तुम्हारा मन हुआ कि पेपर फाड़ दो, लेकिन दोनों बहनें तुम्हें देख रही थीं। उनकी नजरों में ये डर था कि शायद तुम नहीं कर पाओगे। उनकी कुछ कहने से पहले ही तुमने लिखना शुरू कर दिया, तेजी से। तुमने बिना सोचे हर 2 मिनट में पूरा पेपर भर दिया।
फिर बिना रुके तुमने सिर झुकाया और हिंदी के पेपर पर तेजी से लिखना शुरू कर दिया। दोनों बहनें पूरी तरह हैरान रह गईं। वे चुपचाप तुम्हारी लिखावट को देखती रहीं। तुम्हारी लिखावट इतनी सटीक थी जैसे छपी हुई हो। दोनों पेपर पूरे हुए, पूरे अंक, फिर से पूरे अंक। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हैरानी से कहा, कमाल है। सातवीं बहन ने तुम्हें अंगूठा दिखाया। तुम्हारे मन में हल्की चिंता हुई, क्या मैंने ज्यादा दिखा दिया? लेकिन चौथी बहन मुस्कुराई। उसने तय किया कि तुम्हें किंडरगार्टन नहीं भेजा जाएगा, सीधे पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा। तुम खुशी से जैसे उछल पड़े। अब तुम्हें उन नाक बहाने वाले बच्चों के साथ नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही दोपहर का खाना खत्म हुआ, एक नया डर आ गया। दोपहर में दोनों बहनों ने कहा कि वे तुम्हें घुमाने ले जाएंगी। तुमने सोचा था कि वो बच्चों वाला साधारण खेल का मैदान होगा, लेकिन वहां पहुंचकर तुमने देखा कि सामने रखा था तुम्हारे सामने सब कुछ कठिन और अंतिम स्तर की चुनौतियां थी। फ्री फॉल टावर, रोलर कोस्टर, बड़ा झूला, कुछ भी कम नहीं था। तुम एक पल के लिए चौंक गए और मन ही मन शिकायत करने लगे, क्या इन दोनों को याद नहीं कि तुम अभी सिर्फ 5 साल के हो? हालांकि तुम्हें लगा कि वे थोड़ा ज्यादा ही कर रही हैं, लेकिन तुम्हारे लिए ये सब तो बस छोटी छोटी चीजें थी। शारीरिक साधना तुम पहले ही कर चुके थे, इसलिए तुम्हें कोई डर नहीं था। लेकिन तुम्हारी दोनों बहनें तुम्हारी तरह शांत नहीं थी। ऊपर जाने से पहले तो वे बिल्कुल आराम में दिख रही थी। नीचे उतरते ही हालत खराब हो गई, दीवार पकड़कर उल्टी करने लगी। बाद में जब आराम कर रहे थे तो तुमने उन्हें पांचवी बहन के बारे में बात करते सुना। उनकी आवाज में थोड़ा गर्व था। तुम्हारे मन में तुरंत जिज्ञासा पैदा हुई, पांचवी बहन आखिर बाहर क्या करती है? मुयुलू के चेहरे पर मुस्कान आई, आवाज में थोड़ा दिखावा था, तुम नहीं जानते? पांचवी बहन एक बड़ी स्टार है। उसने कई फिल्में की हैं और कई एल्बम भी निकाले हैं। उसके फैंस उसकी एक झलक पाने के लिए लाइन लगाते हैं। रात को खाना खाने के बाद तुमने एक पल भी देरी नहीं की और तेजी से अपने कमरे की ओर भागे। दरवाजा बंद करते ही तुमने मन ही मन कसम खाई कि इस बार किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दोगे। दरवाजा अच्छे से बंद होने की पुष्टि करने के बाद तुमने सावधानी से वो पत्थर निकाला और जल्दी से उड़ने वाली तलवार बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। और इस बार तुम पहले से तैयार थे, चाहे कुछ भी हो जाए, समझौता न करने का निश्चय किए हुए। तुमने सिर झुकाकर हाथ में पकड़े पत्थर को देखा। दिल में थोड़ा अपराध बोध भी था, लेकिन तुम्हें मजबूर होकर दिल कठोर करना पड़ा। तुम मन ही मन आह भरते हुए बोले, माफ करना दीदियों। गुरुजी ने पहले ही समझा दिया था कि साधना की बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। दिन एक एक करके बीते गए। मोयूलू लगभग हर दिन एक जैसी दिनचर्या में व्यस्त रहती थी। कंपनी और मू परिवार की हवेली के बीच भागदौड़ करती रहती थी। और चौथी दीदी मानो किसी बहुत महत्वपूर्ण काम में फंसी हुई थी। अक्सर कई कई दिनों तक उनका कोई पता नहीं चलता था। और तुम भी खाली नहीं बैठे थे। हर दिन सिर झुकाकर साधना में लगे रहते, गोलियां बनाने और अपनी शक्ति बढ़ाने पर ध्यान देते रहे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तुम्हारी पहली उड़ने वाली तलवार आखिरकार बनकर तैयार हो गई। कई बार परीक्षण करने के बाद उसकी उड़ान का असर तुम्हारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा निकला। शाओ हमेशा तुम्हारे साथ रहता था, क्योंकि वो भी तुम्हारे साथ साधना करता था और ऊपर से तुम अक्सर उसे कीमती चीज दान खिलाते रहते थे। एक दिन किसी सुनसान जगह पर तुमने खास तौर पर उसे अपनी ताकत दिखाने को कहा। एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ के साथ उसका शरीर आंखों के सामने तेजी से फूलने लगा। पल भर में वो कई मीटर ऊंचा विशाल दैत्याकार राक्षसी जानवर बन गया। उसके नुकीले दांत बेहद डरावने और रौबदार थे। उसकी क्रूरता शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। तुमने संतुष्टि से उसके बड़े सिर पर थपथपाया। दिल में एक ऐसा उपलब्धि का एहसास था जिसे शब्दों में कहना मुश्किल था। इसके बाद तुम फिर से साधना में जुट गए। दिन सामान्य रूप से गुजरते रहे। फिर एक दिन दोपहर में स्कूल की छुट्टी के बाद तुम स्कूल के गेट पर काफी देर तक इंतजार करते रहे। लेकिन हैरानी की बात ही कि तुम्हें लेने कोई नहीं आया, जिससे तुम्हारे मन में शक पैदा होने लगा। क्या दोनों दीदियां सच में तुम्हें भूल गई थी? तभी जब तुम सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए, एक गाड़ी आकर रुकी। उसकी नजर तुम पर पड़ी। उसकी आवाज विनम्र थी और उसमें हल्की सी इज्जत भी झलक रही थी। क्या तुम मूगे हो? तुमने सिर हिलाया और उलझन भरे चेहरे से उसकी ओर देखा। उसने कहा कि मुझे आपको रात का खाना खिलाने ले जाने के लिए भेजा गया है। ये सुनते ही तुम्हारे दिल में तुरंत सतर्कता की लहर उठ गई। इतना घटिया बहाना बनाकर तुम्हें बेवकूफ बनाना चाहते हैं? क्या मजाक है? तुम भला इस पर यकीन करोगे? तुमने फोन उठाकर मोयूलू का नंबर मिलाया और लापरवाही से पूछा, कोई कह रहा है कि उसे तुमने मुझे लेने भेजा है, ये बात झूठ तो नहीं है ना? मोयूलू की आवाज में थोड़ी थकान थी, लेकिन उसका लहजा बहुत पक्का था। हाँ, ये मैंने ही इंतजाम किया है, इनके साथ चले जाओ। तब जाकर तुमने बेबसी में सिर हिलाया, कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गए। अभी तुम ठीक से बैठे ही थे कि तुम्हारी नजर सीट पर पहले से बैठी एक चश्मा पहने औरत पर पड़ी। हालांकि चश्मे ने उसका आधा चेहरा ढक रखा था, लेकिन उसके नैन नक्शे फिर भी बेहद खूबसूरत लग रहे थे। तुमने एक नजर में समझ लिया कि ये दीदी जरूर बहुत बड़ी सुंदरता होगी। पूरे रास्ते उसने एक शब्द नहीं कहा। कार में सिर्फ इंजन की धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। ये खामोशी तुम्हें थोड़ा असहज कर रही थी, इसलिए तुमने सिर घुमाकर बाहर का नजारा देखने का नाटक किया। पूरी कोशिश कर रहे थे कि खुद को बहुत गंभीर दिखा सको। सच कहें तो तुम्हारे दिल में पहले ही घबराहट शुरू हो चुकी थी। आखिर ये बर्फ जैसी ठंडी दीदी कौन थी? गाड़ी एक मशहूर बारबेक्यू रेस्टोरेंट के सामने जाकर रुकी। तुम सब गाड़ी से उतरकर एक अलग प्राइवेट कमरे में चले गए। अभी तुम बैठे ही थे कि खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठे, दीदी आप हमेशा चश्मा लगाकर अपना चेहरा क्यों छिपाती रहती हो?
उसने फिर भी सीधे जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर वो तुमसे इधर-उधर की बातें करने लगी। कुछ देर बाद उसने अचानक तुम्हारे अतीत के बारे में पूछना शुरू कर दिया। तुमने भी कुछ नहीं छिपाया और बचपन से लेकर अब तक की अपनी कहानी संक्षेप में बता दी। कैसे तुम्हें तुम्हारे माता-पिता ने छोड़ दिया था, फिर दादाजी ने तुम्हें पाला, बाद में दादाजी के गुजर जाने के बाद तुम्हें भीख मांगकर जिंदगी चलानी पड़ी, फिर आखिर में मू यू ल्यू तुम्हें वापस ले आई। तुम्हारी बात खत्म होते ही अभी तक बेहद ठंडी और घमंडी दिखने वाली औरत के कंधे अचानक हल्के-हल्के कांपने लगे। तुम हैरान रह गए। मंद रोशनी में तुमने धुंधला सा देखा कि वो उसके चश्मे के पीछे से आंसू पहले ही बह चुके थे। तुमने भौहें सिकोड़ते हुए खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठे, दीदी आपको क्या हुआ? क्या कहीं तबीयत खराब है? वो फिर भी कुछ नहीं बोली, सिर झुकाकर जल्दी से उठ खड़ी हुई, फिर जल्दी-जल्दी प्राइवेट कमरे के वॉशरूम की ओर चली गई। उसकी पीठ में साफ घबराहट झलक रही थी। वॉशरूम का दरवाजा बंद करते ही उसने आखिरकार सावधानी से अपना चश्मा उतार दिया। चश्मे के पीछे छिपा चेहरा पूरी तरह सामने आ गया। अगर कोई बाहरी इंसान उसे देख लेता तो जरूर दंग रह जाता। ये औरत असल में चीन की सबसे मशहूर टॉप महिला स्टार मू कांगचुन थी और वही तुम्हारी 5वीं दीदी भी थी। उसने सिर झुकाकर शीशे में खुद को देखा और गहरी सांस ली। फिर बड़ी मुश्किल से अपने दिल को शांत किया। दिल के अंदर उमड़ती जटिल भावनाओं को जबरदस्ती दबा लिया। जब वो दोबारा कमरे में लौटी तो फिर से वैसी ही शांत और बेफिक्र दिखने लगी। खाना खत्म होने के बाद ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ने के लिए गाड़ी चलाने लगा, लेकिन जब गाड़ी रुकी तो मू तांगचुन तुम्हारे साथ नीचे नहीं उतरी। उसने धीमी आवाज में बॉडीगार्ड को तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचाने का आदेश दिया और खुद अब भी चुपचाप गाड़ी में बैठी रही। दरवाजे पर खड़े होकर तुम दूर जाती हुई लाल बत्ती को देखते रहे। तुम्हें बिना वजह कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उधर कार के अंदर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। ड्राइवर खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, आपने छोटे मालिक से अपनी पहचान क्यों नहीं बताई? मू तांगचुन कुछ देर चुप रही। उसकी आंखें इतनी ठंडी थीं मानो बर्फ जम जाए। अभी सही समय नहीं आया है। छोटा भाई 5 साल तक बाहर भटकता रहा है। कुछ दिनों बाद उसका जन्मदिन आने वाला है। घर लौटने के बाद ये उसका पहला जन्मदिन होगा। मैं सिर्फ उसे घर की गर्माहट महसूस नहीं कराना चाहती, बल्कि पूरी दुनिया से उसका जन्मदिन मनवाऊंगी। जिन लोगों ने उसे चोट पहुंचाई है उनसे मैं हर चीज का 10 गुना बदला लूंगी, चाहे वो क्योटो का मू परिवार ही क्यों ना हो। कोई भी बच नहीं पाएगा। वो मन ही मन बोला, वो छोटा बच्चा सच में बिल्कुल लापरवाह है। ड्राइवर थोड़ी देर रुका फिर बोला, सुना है क्योटो के म्यू परिवार ने पहले ही योद्धा विशेषज्ञों को मोदू में भेज दिया है। हमें इसका सामना कैसे करना चाहिए? उसकी आंखों में अचानक ठंडी चमक औंधी और वो हल्का सा मुस्कुराई। योद्धा होने से क्या होता है? क्या सिर्फ उनके पास ही है? अगर उन्होंने हद पार करने की हिम्मत की तो मैं यकीन दिलाती हूँ कि उनमें से कोई भी वापस नहीं जा पाएगा। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी और बेहद तेज थी। इतना कहकर उसने फिर से अपना चश्मा पहन लिया, सीट पर टिक गई और ड्राइवर की तरफ हल्का सा सर हिलाया। उसी समय तुम जैसे ही घर पहुंचे और अंदर दाखिल हुए तो देखा कि घर के अंदर काफी हलचल थी। दोनों बड़ी बहनों के अलावा ब्याव अंकल और कुछ गंभीर चेहरे वाले चाचा भी मौजूद थे। हर किसी की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उनमें से एक चाचा ने भौहें सिकोड़ रखी थी। उसकी आवाज में दबा हुआ गुस्सा था। ओल्ड म्यू सच में जिद्दी है। इतनी उम्र हो गई फिर भी खुद मोर्चे पर डटा रहा। तुम्हारे दिल में अचानक घबराहट सी हुई। कुछ गलत लगने लगा। तुम तुरंत ऊपर भागे, कमरे का दरवाजा बंद किया और दिव्य चेतना का इस्तेमाल किया। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। कल रात की लड़ाई में पिता खुद सेना की अगुवाई करते हुए आगे बढ़े थे। हालांकि उन्होंने दुश्मनों को पीछे हटा दिया, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गए। इतना ही नहीं, रात में उन पर चोरी से हमला भी हुआ, जिससे उनकी चोट और बढ़ गई। अब वो क्योटो में इलाज करवा रहे हैं। चौथी बहन की आंखें लाल थीं, उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। ये लोग बहुत ही नीच हैं। उन्होंने पिता पर हमला करने के लिए योद्धाओं को भेज दिया। उन्हें तो शर्म भी नहीं आई। ब्याम अंकल इस समय मुठियां भींचते, दांत पीसते हुए एक एक शब्द बोल रहे थे। हम भाई लोग उस समय लाशों के ढेर से निकले थे। हमारी जानें तो जैसे उठाई हुई थी। हमने अपनी जान बहुत पहले ही बड़े भाई को सौंप दी थी। अब बड़े भाई पर किसी ने छिपकर हमला किया है। मैं कैसे चुप रह सकता हूँ? पिता के घायल होने की खबर के बाद पूरी रात तुम बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। नींद नहीं आई। तुम्हारी ताकत अभी इतनी कमजोर थी कि हंसी आती थी। तुम घर की बिल्कुल मदद नहीं कर पा रहे थे। काश तुम्हारी शक्ति जल्दी बढ़ जाती। सच में बहुत बेचैनी हो रही थी। शियान युन दाओगवान, अचानक तुम्हें कुछ याद आया। आधी रात होने पर तुमने मेज पर जल्दी से एक चिट्ठी छोड़ दी, फिर खिड़की खोलकर रात के अंधेरे में हल्के से छलांग लगा दी। लान आंटी हमेशा की तरह तुम्हारे कमरे में आई, लेकिन देखा कि कमरा पूरी तरह खाली था। वहां कोई नहीं था। वो तुरंत घबरा गई और जल्दी जल्दी तुम्हें ढूंढने लगी। तभी उनकी नजर मेज पर रखी चिट्ठी पर पड़ी। उन्होंने तुरंत उसे उठाकर देखा और चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। पहले ही पल में वो चिट्ठी लेकर जल्दी से मुंह यूलू के पास पहुंची। मुंह यूलू ने चिट्ठी खोली। ऊपर लिखावट भले ही बचकानी थी, लेकिन लहजा हल्का था। दीदी, मैं दोस्त के पास खेलने जा रहा हूँ, चिंता मत करना, रात तक घर लौट आऊंगा। वो कुछ सेकंड तक चिट्ठी को देखती रही। उसके चेहरे पर जरा भी राहत नहीं थी। वो धीमे से बुदबुदाई, चिंता ना करूं तो क्या करूं? उधर दूसरी तरफ तुम पहले ही शानयू दाओगवान पहुंच चुके थे। अंदर जाते ही तुमने फिर वही चालाक आंखों वाला बूढ़ा दाओवादी देखा जो वहां इधर उधर घूम रहा था। तुम जल्दी से उसके पास दौड़कर गए।
बाबा जी, क्या आप बता सकते हैं कि श्यानयुन दाओझांग की रसायन भट्टी कहाँ है? बूढ़े दाओवादी ने भौं उठाई और शक भरी नजरों से तुम्हें देखते हुए कहा, पिछली बार क्या तुम उसे खरीद कर नहीं ले गए थे? तो उसकी बात सुनकर तुमने हल्के से सिर हिलाया और गंभीरता से समझाया, मजाक मत कीजिए, वो तो बस नकली सामान था। असली रसायन भट्टी कहाँ है, कृपया मुझे बताइए। बूढ़े दाओवादी ने आंखें सिकोड़ ली, सिर हिलाया और अनसुना करने का नाटक करने लगा। तुमने बिना कुछ सोचे सीधे 5,000 रुपए निकाल लिए। आप मुझे बस बता दीजिए कि वो कहाँ है, ये सारे पैसे आपके हैं। बूढ़े दाववादी ने एक नजर डाली और फिर भी सिर हिलाकर मना कर दिया, बिल्कुल नहीं हिला। जब प्यार से बात नहीं बनी तो तुमने तुरंत दाम बढ़ा दिए, तो फिर 10,000 कैसे रहेंगे? लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया और तुम्हारी जिद को पूरी तरह अनसुना कर दिया। अच्छा, जब नरमी काम नहीं आई तो अब सख्ती ही करनी पड़ेगी। तुमने अचानक जोर से ठंडी हुंकार भरी, शरीर के अंदर की साधना शक्ति बाहर फूट पड़ी, तेज ऊर्जा के झटके से जमीन की धूल तक उड़ने लगी। बूढ़े दाववादी का चेहरा तुरंत बदल गया, उसकी आंखें हैरानी से भर गईं। इसके बाद घबराहट साफ दिखाई देने लगी। वो जल्दी जल्दी हाथ हिलाने लगा, अरे आराम से बात करो, आराम से बात करो। उसका रवैया नरम पड़ गया। तुमने भी अपनी शक्ति वापस समेट ली और वहीं खड़े रहे। लेकिन क्योंकि तुमने जरूरत से ज्यादा ताकत लगा दी थी, तुम्हारे पैरों के नीचे की पत्थर की ईंटें सीधे धंसकर गहरे गड्ढे में बदल गईं। बूढ़े दाववादी के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दिया। उसे समझ आ गया कि वो तुम्हें रोक नहीं सकता। आखिरकार उसने बेबसी में लंबी सांस छोड़ी। बेटा, तुम नहीं जानते कि ये जगह कितनी असाधारण है। इसके बाद उसने गंभीर आवाज में धीरे धीरे कहना शुरू किया, सैकड़ों साल पहले इस इलाके में राक्षसों और दैत्यों का आतंक था। चारों तरफ तबाही फैली हुई थी। एक क्रूर सर्प दानव इस जगह पर कब्जा किए हुए था और अनगिनत जीवों का नरसंहार कर रहा था। बाद में युन पूर्वज यहाँ आए। वो ये सब देखकर चुप नहीं रह सके और उन्होंने हस्तक्षेप किया। उन्होंने उस सर्प दानव से लगातार 3 दिन तक 3 रात तक युद्ध किया। आखिर में दोनों बुरी तरह घायल हो गए। सर्प दानव को सील करने के लिए पूर्वज ने अपने शरीर को ही बलिदान बना दिया और यहीं एक मोहर स्थापित की। उसके बाद इस पर्वत श्रृंखला का नाम होंग युन पर्वत रखा गया। ये सब पूर्वज के महान योगदान की याद में किया गया था। तुम्हारी आंखें तुरंत चमक उठी और तुमने उसे तेज नजरों से घूरते हुए पूछा, तो इसका मतलब असली रसायन भट्टी पीछे वाले पहाड़ में है? बूढ़े दाववादी का दिल जोर से धड़क उठा। उसके चेहरे पर तुरंत पछतावा छा गया। गलती से मुंह से निकल गया। अंदर की बातें सचमुच पहाड़ के नीचे वाले ताओवादी की कही बातों जैसी ही थी। सब कुछ उसी गुरु और विशाल सर के बीच हुई भयंकर लड़ाई की कहानी थी। पत्थर की दीवार के पास चुपचाप 2 किताबें रखी थी, साथ में एक पहचान की पट्टी और एक जेड का घड़ा भी रखा था। तुम पास जाकर ध्यान से देखने लगे। किताबों में कुछ साधना की गुप्त तकनीकें लिखी थी, लेकिन उनका तरीका तुम्हारी साधना से बिल्कुल अलग था। और उस जेड की पट्टी पर एक वो शब्द खुदा हुआ था। जेड के घड़े के नीचे एक चिट्ठी दबी हुई थी। तुमने सावधानी से उसे खोला। तभी पता चला कि वो जेड की पट्टी वुदान संप्रदाय की पहचान थी और उस जेड के घड़े में असल में जन्मजात आध्यात्मिक द्रव भरा हुआ था। गुरुजी ने कभी कहा था कि जन्मजात आध्यात्मिक द्रव आमतौर पर सिर्फ पवित्र दिव्य स्थानों पर मिलता है और उसके प्रभाव स्वर्ग को चुनौती देने जैसे होते हैं। तुम्हारे लिए ये घड़ा मानो सूखे में बारिश जैसा था। तुमने बिना देर किए पूरा द्रव एक ही सांस में पी लिया। अगले ही पल तुम्हारे शरीर के भीतर अचानक भयानक ऊर्जा विस्फोट होने लगा। इसके साथ आई असहनीय पीड़ा ने तुम्हें सीधे घुटनों पर गिरा दिया। तुम दांत भींचकर उस दर्द को सहते रहे जो जन्मजात आध्यात्मिक द्रव तुम्हारे शरीर में मचा रहा था। जब तुम लगभग बेहोश होने वाले थे, तभी ये शरीर फाड़ देने वाली पीड़ा आखिरकार शांत हुई। उसके बाद पूरे शरीर में पहले कभी महसूस न हुई सुखद ऊर्जा फैल गई। तुमने पद्मासन लगाकर अपनी शक्ति को स्थिर किया और हैरानी से पाया तुम्हारी ताकत सचमुच बहुत तेजी से बढ़ चुकी थी। इसके बाद तुम कीमियागार भट्टी के पास गए। तुम सोच रहे थे कि इसे उठाकर तुरंत निकल जाओगे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूरी ताकत लगाने के बाद भी तुम इसे हिला तक नहीं पाए। तुमने पूरी जान लगा दी और अपनी सारी शक्ति झोंक दी। आखिरकार तुमने कीमियागार भट्टी को उठा लिया। उसी समय भट्टी के नीचे से एक छोटा सांप बाहर निकला। फिर उसका शरीर तेजी से बड़ा होने लगा और आखिर में वो 20 मीटर से भी लंबा विशाल सर्प बन गया, जो पूरी गुफा में कुंडली मारकर बैठ गया। तुमने पहली बार किसी दैत्याकार राक्षसी जीव को देखा था। तुम वहीं के वहीं स्तब्ध रह गए। वो विशाल सर्प अचानक इंसानों की भाषा में बोल पड़ा और तुम्हारी ओर देखकर ठंडी हंसी हंसा। छोटे बच्चे, मुझे इस मोहर से आजाद करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। विशाल सर्प ने अपना शरीर हिलाया और उसकी आवाज इतनी भारी थी कि कान गूंज उठे। शियान युन, मैंने नहीं सोचा था कि ये राजा फिर से इस दुनिया में लौट पाएगा। छोटे बच्चे, क्योंकि तुमने मुझे आजाद किया है, तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए ये राजा तुम्हें खा जाएगा। ये कहते ही वो अचानक तुम्हारी ओर झपटा। तुमने उसकी जानलेवा चोट से मुश्किल से बचाव किया। ये छोटा बच्चा असल में साधक निकला। विशाल सर्प ने हैरानी से तुम्हें देखा, लेकिन उसकी आवाज में तिरस्कार साफ झलक रहा था। साधक हो तो क्या हुआ, तुम जैसे लोगों का मांस सबसे स्वादिष्ट होता है। ये कहकर वो फिर से तुम्हारी ओर झपटा। तुम फुर्ती से उसके हमले से बच गए। मौका देखकर तुमने अपनी उड़ने वाली तलवार उसकी देह के किनारे पूरी ताकत से घोंप दी, लेकिन तुम्हारी बेहद तेज उड़ने वाली तलवार सिर्फ उसकी चमड़ी पर हल्का सा निशान ही बना सकी। उसकी रक्षा शक्ति बहुत ही भयानक थी। उधर सर्प दानव भी बेहद चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना छोटा साधक भी उसे घायल कर सकता है। अब वो सतर्क हो गया। वो दूर कुंडली मारकर बैठ गया और सीधे मुंह खोलकर काले रंग का द्रव उगल दिया।
उस द्रव में भरी विनाशकारी शक्ति को महसूस करते ही तुम्हारे दिल में डर की लहर दौड़ गई। अगर वो हमला तुम्हें लग जाता तो शायद तुम्हारा अंत हो जाता। तुम तुरंत तेजी से हटकर उस बार से बच गए। उसके द्वारा छोड़ी गई शक्ति देखकर तुम्हें साफ समझ आ गया तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जब लड़ नहीं सकते तो तुरंत भाग निकलो। यही गुरुजी ने तुम्हें जिंदा रहने का नियम सिखाया था। तुम उड़ने वाली तलवार पर सवार होकर बिना पीछे देखे दूर की ओर तेजी से भाग निकले। सर्प दानव पीछे से लगातार तुम्हारा पीछा करता रहा। उसके मुंह से लगातार काला द्रव तुम्हारी ओर फेंका जा रहा था। हालांकि तुम बहुत तेजी से बच रहे थे, फिर भी उस द्रव की कुछ बूंदें तुम्हारे शरीर पर पड़ गईं और तुम्हारे शरीर की आध्यात्मिक शक्ति भी आंखों के सामने तेजी से खत्म होती जा रही थी। नहीं, अगर ऐसे ही भागते रहे तो पूरी तरह थक कर मर जाओगे। तुमने तुरंत फैसला किया, उड़ने वाली तलवार को अचानक रोक दिया और पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। विशाल सर्प जोर से हंस पड़ा। छोटे बच्चे, आखिर हार मान ली। मानना पड़ेगा कि तुम्हारी प्रतिभा बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसे प्रतिभाशाली इंसान का मांस और भी ज्यादा स्वादिष्ट होता है। तुमने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा और मन ही मन गुस्से से कोसने लगे। एक सांप ने इस युवा मालिक को इतनी बुरी हालत में पहुंचा दिया। तू बस इंतजार कर। इसके बाद तुमने आंखें बंद कर ली और पूरे शरीर की आध्यात्मिक शक्ति तलवार में भर दी। जिन्हों उड़ने वाली तलवार भी भनभनाने लगी मानो तुम्हारे बुलावे का जवाब दे रही हो। सुनो, पवन तलवार कला, तीसरी तलवार। असल में तुम्हारी मौजूदा शक्ति इस तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल काफी नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने जाते समय तुम्हें इसका मंत्र छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि इस तलवार कला का इस्तेमाल सिर्फ खास परिस्थितियों में ही करना। फिर तुमने जिन्हों तलवार को मजबूती से पकड़ा और पूरी ताकत से सामने वार कर दिया। विशाल सर्प ने तुम्हें अपनी जान की परवाह किए बिना हमला करते देखा तो वो भी थोड़ा सतर्क हो गया। उसे तुम्हारे वार से खतरे की हल्की आहट महसूस हुई। आखिरकार तुम्हारी तलवार की नोक सीधे उसके सिर में जा धसी। इस बार तुम्हें सचमुच इस तलवार कला की भयानक शक्ति का एहसास हुआ, लेकिन अब बच निकलना बहुत देर हो चुकी थी। वो मजबूर होकर सीधे तुमसे टकरा गया। एक दर्दनाक चीख के साथ विशाल सर्प का सिर तुम्हारी तलवार से आर पार हो गया। तुमने भयानक दर्द सहते हुए खुद को संभाला और बैठकर अपनी शक्ति वापस पाने लगी। अच्छी बात यह थी कि तुमने पहले जन्मजात आध्यात्मिक द्रव लिया था। अब तुम्हारी रिकवरी की गति धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। कुछ घंटों बाद तुम आखिरकार फिर से खड़े होने लायक हो गए। तुम धीरे धीरे चलते हुए विशाल सर्प के पास पहुंचे और अपनी उड़ने वाली तलवार बाहर निकाली। उसी समय तुम्हें महसूस हुआ कि जिन वो उड़ने वाली तलवार की आभा पहले से कुछ अलग हो गई है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो उन्नत हो गई हो? अब तुम साफ महसूस कर सकते थे कि उसकी तलवार से उच्च स्तर के आध्यात्मिक हथियार जैसी शक्ति निकल रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उड़ने वाली तलवार दुश्मन की ऊर्जा को निगल सकती हो? ये तो सचमुच बहुत बड़ी खुशखबरी थी। तुमने तुरंत एक अग्नि गोला छोड़कर विशाल सर्प के शरीर को पूरी तरह जला डाला। राख के बीच तुम्हें एक गहरे हरे रंग का मोती मिला। तुम तुरंत समझ गए कि जो भी दैत्याकार जीव एक निश्चित स्तर तक साधना कर लेते हैं, उनके शरीर में दानव कोर बन जाती है। उसके अंदर सबसे शुद्ध ऊर्जा होती है जिसे साधक अपनी साधना के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो कमाल हो गया। लगता है अब सीधे नींव स्थापना स्तर तक पहुंचा जा सकता है। तुम्हें लगा था कि इसके लिए कम से कम 1 साल और लगेगा, लेकिन इस बार तो तुम्हें बहुत बड़ा फायदा मिल गया था। जो सांप की खाल अग्निगोले से पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी, उसे तुमने सावधानी से अपने संग्रहण छल्ले में रख लिया। ये सब बेहद दुर्लभ खजाने थे। क्योंकि इस समय तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर था, इसलिए तुमने इधर-उधर जाने की हिम्मत नहीं की। तुमने पास ही एक गुफा खोदी, फिर उसके अंदर जाकर शांति से साधना करने लगे। तुम्हारी इस पूरी हलचल की वजह से पूरा शियान युन पर्वत हिल उठा। पहाड़ के नीचे वाला बूढ़ा ताओवादी भी वहां भागा चला आया। पहाड़ की कंपन महसूस करते ही उसके दिल में बुरा अंदेशा पैदा हुआ। वो मन ही मन बोला, वो छोटा बच्चा सच में बिल्कुल लापरवाह है। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति चलाई और कंपन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा। आखिरकार वो घटनास्थल तक पहुंच गया, लेकिन उसके सामने सिर्फ टूटी गिरी हुई जंगल की झाड़ियां थीं। चारों तरफ जलने के निशान फैले हुए थे। इसके अलावा वहां कुछ भी नहीं बचा था। वो उलझन भरे चेहरे से उस बर्बादी को देखने लगा। उसकी मौजूदा शक्ति इतनी नहीं थी कि वो समझ सके कि यहाँ आखिर हुआ क्या था, लेकिन इस समय जंगल पूरी तरह शांत था और कहीं भी आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन गुरुजी ने तो कहा था कि सिर्फ स्वर्ण कोर स्तर पर पहुंचने के बाद ही बिजली का संकट आता है। अभी तुम ये सोच ही रहे थे कि अचानक एक बिजली सीधे तुम्हारे सिर पर गिर पड़ी और तुम तुरंत बेहोश होकर गिर पड़े। दोपहर के समय तुम जले हुए और फटे फटे बालों वाले अजीब हेयर स्टाइल के साथ घर लौट रहे थे। तुम्हारा चेहरा पूरी तरह उदासी से भरा हुआ था। उधर उसी समय मुंह परिवार की हवेली में दीदी मु यू लू की आंखें रो रो कर सू चुकी थी। इन कुछ दिनों में वो ठीक से खा भी नहीं पा रही थी और ना ही चैन से सो पा रही थी। उसके सपनों में बार बार छोटे गे के साथ बिताए पल ही आते रहते थे। चौथी दीदी भी क्योटो से वापस लौट आई थी और लगातार उसके पास बैठकर बस लंबी सांसें भर रही थी। तभी एक सुंदर चेहरे वाली महिला किसी को व्हील चेयर पर धकेलते हुए अंदर आई। व्हील चेयर पर बैठे आदमी का चेहरा ठंडा और कठोर था। उसकी आंखें तलवार जैसी तेज थीं। सातवीं दीदी उन्हें देखते ही जल्दी से अपनी भावनाएं संभालते हुए उनके पास गईं और धीमी आवाज में पूछने लगी, पापा, मम्मी, आप लोग कैसे हैं? हाँ,
वो महिला तुम्हारी माँ लियू मेई थी और व्हील चेयर पर बैठे आदमी तुम्हारे पिता मू वेनजिए थे। मू वेनजिए मुस्कुराकर बोले, अब मैं ठीक हूँ। तुम्हारे बड़े चाचाओं ने फिलहाल सीमा की जिम्मेदारी संभाल ली है, इसलिए मैं छुट्टी पर हूँ। पीछे खड़ी लियू मेई ने तुरंत उनके कंधे पर एक थप्पड़ मारा और गुस्से में बोली, तुमसे कितनी बार कहा था कि जल्दी घर लौटाओ और आराम से जिंदगी बिताओ, लेकिन तुमने कभी बात नहीं मानी। अब खुद को अपाहिज बना लिया। मू मेनजी अपनी पत्नी से बहुत डरते थे, इसलिए बस वहां बैठकर बेवकूफों की तरह हंसते रहे। अगर उनके सैनिक उन्हें इस हालत में देख लेते तो शायद उनकी आंखें बाहर निकल आती। क्या ये वही युद्ध देवता था? फिर उन्हें अचानक कुछ याद आया और उनका चेहरा बदल गया। छोटे गे का अभी तक कोई पता चला? सातवीं दीदी ने ये सुना तो जो आंसू वो बड़ी मुश्किल से रोक आई थी, वे फिर से बहने को तैयार हो गए। इस समय लियू मई का दिल भी सुइयों की तरह चुभ रहा था। 5 साल बाद बेटा बड़ी मुश्किल से वापस आया था और अब फिर से गायब हो गया। अपनी ताकत और जानकारी के जरिए उन्हें पता चल चुका था कि क्योटो के मू परिवार के लोग कई बार चोरी छिपे छोटे गे पर हमला कर चुके हैं। चौथी दीदी दांत भींचते हुए बोली, दूसरी दीदी ने कहा है कि बाकी सब बातें उसके लौटने के बाद होंगी। इतने सालों तक हमने बहुत सहन किया है, अब हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। उधर उसी समय मोदो शहर के एक 5 सितारा होटल में मू तांगचुन बेजान सी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके हाथ में छोटे गे की तस्वीर थी जिसे वो बार बार देख रही थी और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसने पहले ही इंटरनेट पर घोषणा कर दी थी कि 3 दिन बाद मोदो में एक भव्य जन्मदिन पार्टी होने वाली है और उस पार्टी का मुख्य किरदार बेहद रहस्यमयी होगा। उस दिन वो मनोरंजन जगत के कई बड़े सितारों को भी बुलाएगी ताकि वे सब मिलकर उस जन्मदिन वाले का जश्न मना सके। ये खबर सामने आते ही पूरे देश में हलचल मच गई। सभी पत्रकार तेजी से यहाँ आने लगे। सब कुछ पहले ही तैयार हो चुका था, लेकिन अब उसका छोटा भाई गायब हो गया था। वो बेजान कदमों से नीचे उतरी और शीशे में खुद की बिखरी हालत को खाली आंखों से देखने लगी। उसी समय मोदो के आसमान में तुम जिन्हू उड़ने वाली तलवार पर खड़े थे और हाथ में धुआं छोड़ते फोन को देख रहे थे। असल में तुम दीदी को फोन करना चाहते थे, लेकिन अभी जो बिजली का संकट आया था उसने फोन पूरी तरह खराब कर दिया। बेहतर होगा पहले घर लौट जाऊं, वरना दीदी चिंता करेंगी। ये सोचते ही तुमने उड़ने वाली तलवार की गति और बढ़ा दी। मोदो के मुंह परिवार की हवेली में सुरक्षा गार्ड चारों तरफ सतर्क निगाह रखे हुए थे। घर के मुखिया ने आदेश दिया था कि इन दिनों सुरक्षा हर हाल में और कड़ी रखी जाए। तभी एक गार्ड ने सामने देखा, एक छोटा सा परिचित शरीर उनकी ओर चलता हुआ आ रहा था। गार्ड तुरंत सिर झुकाकर उत्साहित आवाज में चिल्लाया, छोटे मालिक वापस आ गए। अचानक आसपास से बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड निकल आए और पूरे इलाके को घेर लिया। तुमने भौं सिकोड़ते हुए ये सब देखा और धीरे से पूछा, आज कौन सी तारीख है? गार्ड एक पल के लिए चौंक गया, फिर सम्मान से बोला, आज 6 अक्टूबर है। हे भगवान, मैं तो लगभग 1 महीने तक शियानियो पहाड़ पर रहा। दीदी तो जरूर बहुत ज्यादा चिंता कर रही होगी। तुम जल्दी जल्दी विला की तरफ भागे, दरवाजा खोलकर अंदर गए और देखा कि मेज के पास एक महिला खड़ी थी। इस समय उसके हाथ का कप फिसलकर जमीन पर गिर चुका था। तुम दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए। अजनबी भी लग रहे थे और बेहद अपने भी। काफी देर बाद वो महिला व्हील चेयर को धक्का देते हुए तुम्हारे पास आई। तुमने देखा कि वो लगातार तुम्हें देख रही थी और उसकी भावनाएं जैसे थोड़ी तेज थी। तुमने जिज्ञासा से पूछा, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? ये कहते हुए तुमने अपना चेहरा भी पोंछा। लियू मेई की आंखों में आंसू थे। वो मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, शियाओगे दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा है। आपको मेरा नाम कैसे पता? तुमने हैरानी से उसकी तरफ देखा। लियू मेई ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने तुम्हारे फटे हुए कपड़े और जले हुए बाल देखे और तुम्हें जल्दी जाकर नहाने के लिए कहा। तुम नहीं जानते थे कि वो कौन है, बस यही समझे कि वे मम्मी पापा के दोस्त हैं, इसलिए सिर हिलाकर बेडरूम की तरफ दौड़ गए। नहाकर और कपड़े बदलकर तुम नीचे आए और देखा कि अभी वाले अंकल आंटी अब भी वहीं खड़े थे। तुमने शिष्टता से अभिवादन किया। अंकल आंटी नमस्ते, क्या आप मेरे रिश्तेदार हैं? मैं अभी वापस आया हूँ, इसलिए आपको नहीं पहचानता। व्हील चेयर पर बैठे मुंह वंजिए आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए और जोर से हंस पड़े। पीछे खड़ी लियू मेई ने उन्हें घूर कर देखा। अरे, जल्दी से बच्चे को तो बताओ कि तुम कौन हो। मुंह वंजिए ने एक ही झटके में शियाओगे को गोद में उठा लिया और अपनी टांगों पर बैठा लिया। छोटे बच्चे, बताओ मैं कौन हूँ। तुमने उसकी गहरी सांसों की गर्माहट महसूस की, मानो भीतर कहीं एक अपनापन और दुलार तुम्हें रास्ता दिखा रहा हो। तुमने आंखें हल्की लाल करते हुए दोनों बुजुर्गों को देखा और धीरे से पूछा, क्या आप पापा हैं? फिर तुमने सिर उठाकर उस महिला को देखा जो खुद भी रो रही थी। क्या आप मम्मी हैं? दोनों ने एक साथ सिर हिलाया और फिर तीनों सीधे एक दूसरे को गले लगा लिया। 5 साल बाद आखिरकार तुम अपने मम्मी पापा से मिले थे। तुम्हारा दिल भावनाओं से भर उठा। जब से तुम्हें होश आया था, हर दिन तुम्हें लोगों के चेहरे के भावों को समझना सीखना पड़ता था, क्योंकि तुम्हें भूख लगती थी, तुम खाना चाहते थे। वे खुश होते तभी तुम्हें खाना मिलता था। इस समय तुम्हारी आंखें बंद थीं, लेकिन वो नया एहसास ऐसा था कि तुम खुद को जोर से चिल्लाने से रोक नहीं पा रहे थे। लियू मेई ने तुम्हें देखते हुए धीरे से कहा, भूख लगी है ना? मम्मी तुम्हें खाना खिलाने ले चले, ठीक है? सच में तुम बहुत भूखे थे। हालांकि अब तुम साधना करने वाले इंसान थे, लेकिन आखिर अभी छोटे ही थे। 1 महीने से ठीक से खाना नहीं खाया था। मुझे मछली का मांस, मिल्क टी, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज खाना है। तुमने दिमाग में जो जो खाने की चीजें थी सब बोल दी। लियू मेई ने देखा कि तुम सच में बहुत भूखे हो। वो मुस्कुराई और तुम्हें गोद में उठाकर लगातार कहने लगी, शाओगे जो खाना चाहे सब मिलेगा। अभी जैसे ही तुम लोग विला से बाहर निकले, पीछे से मू वेंजिए की आवाज आई, पत्नी पत्नी मुझे भी साथ ले चलो, मैं अभी घायल हूँ। ऐसा कैसे? बेटा मिल गया तो पति को ही भूल गई। लियू मेई ने उसकी बात और ध्यान नहीं दिया और तुम्हें गोद में लेकर कार में बैठ गई। विला के अंदर मू वेंजिए को भी डर था कि कहीं लियू मेई उसे सच में छोड़कर न चली जाए। वो खुद ही व्हील चेयर चलाते हुए बाहर आया। उसके हाव भाव थोड़े मजेदार लग रहे थे। आखिरकार सिक्योरिटी गार्ड की मदद से वो भी कार में चढ़ गया। कार में बैठते ही मू वेंजिए ने दुखी चेहरे से लियू मेई की तरफ देखा। लियू मेई ने उसे घूर कर देखा। आज रात तुम सोफे पर सोगे, मैं बेटे के साथ सोऊंगी।
मुवेंजी तुरंत स्तब्ध रह गया। नहीं पत्नी, मैं अभी घायल हूँ, अगर कुछ करना है तो हम तीनों साथ सोएंगे। उन्हें क्या पता था कि लियू मई की गोद में बैठे तो मन ही मन बस यही सोच रहे थे कि इस परिवार को आखिर हुआ क्या है। पहले सातवीं दीदी, फिर सातवीं दीदी और चौथी दीदी, अब मम्मी पापा भी तुम्हारे साथ सोना चाहते हैं। तुम जानते थे कि विरोध करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए बस बेबस होकर दोनों बुजुर्गों को बहस करते देखते रहे। पिता को घायल देखकर तुमने अपनी दिव्य चेतना फैलाकर उनकी जांच की, लेकिन अजीब बात यह थी कि पिता के शरीर पर कोई चोट नहीं थी। क्या वो बीमार होने का नाटक कर रहे हैं? तुमने हैरानी से अपने पापा की तरफ देखा। मॉल पहुंचने के बाद तुम लोग फूड स्ट्रीट में खाना खाने गए, फिर मम्मी तुम्हें गोद में लेकर शॉपिंग करने चली गईं और पीछे पीछे पापा खुद व्हील चेयर चलाते हुए आ रहे थे। तुम्हें लग रहा था कि मम्मी बच्चों के कपड़ों वाले पूरे सेक्शन का सामान खरीद लेना चाहती हैं। उनका हाथ एक पल के लिए भी नहीं रुका। पीछे खड़े सेल्समैन की मुस्कान तो कानों तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने मम्मी द्वारा खरीदे गए सारे कपड़े मुफ्त में घर पहुंचाने का इंतजाम कर दिया। तुम लोग रात देर तक मॉल में घूमते रहे। अगर मॉल बंद होने का समय न होता तो शायद मम्मी रुकती ही नहीं। फिर तुम लोग कार से मुंह परिवार की हवेली वापस लौट आए। दरवाजा खोलते ही तुमने देखा कि थकी हुई और परेशान दिख रही सातवीं दीदी और चौथी दीदी दरवाजे पर खड़ी थी। लगता है मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी, मेरी वजह से दीदियों की ये हालत हो गई। तुम अपराध बोध से भरे चेहरे के साथ दौड़कर सातवीं दीदी के पास गए और बोले, दीदी मुझसे गलती हो गई, अब मैं कभी नहीं भागूंगा। सातवीं दीदी की आंखों में आखिरकार फिर से चमक लौट आई। उन्होंने तुरंत तुम्हें गोद में उठा लिया और शिकायत करते हुए बोली, बदबूदार छोटे भाई, तुम्हें पता है मैं कितनी चिंता कर रही थी। ये कहते ही उनकी आंखें फिर लाल हो गईं। मम्मी पापा भी पास आ गए और मुस्कुराते हुए तुम लोगों को देखने लगे। आखिर में तीनों भाई बहन साथ में घर लौटे। रात को आराम करते समय तुमने बहाना बनाया कि तुम्हें जरूर अकेले के दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। तुमने अपनी दिव्य चेतना बाहर फैलाई तो पता चला कि बाहर सातवीं दीदी खड़ी हैं। इस समय वो दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तुमने आवाज नहीं की और ऐसा जताया जैसे सो गए हो, लेकिन सातवीं दीदी ने सीधे चाबी निकालकर बंद दरवाजा खोल लिया और अंदर आ गई। बिना कुछ कहे वो सीधे तुम्हारे पास आकर लेट गई। तुमने बेबसी से उन्हें देखा और कहा, दीदी मुझे सोना है। लेकिन तुम्हारे इतना कहते ही सातवीं दीदी ने सीधे तुम्हें गले लगा लिया। बदमाश लड़के, सच सच बताओ, इन दिनों आखिर कर क्या रहे थे? इसके बाद शुरू हुआ कहानी बनाने का दौर। जो बातें बताई जा सकती थी तुमने बता दी, और जो नहीं बताई जा सकती थी उन्हें पूरी तरह गढ़ लिया। अभी शियान पहाड़ वाली बात तक पहुंचे भी नहीं थे कि सातवीं दीदी की सांसें धीमी हो गई। तुमने सिर उठाकर देखा तो पता चला कि वो पहले ही सो चुकी थी। अगली सुबह सातवीं दीदी ने तुम्हारी बनाई हुई कहानी सबको सुना दी। क्या बूढ़े ताओवादी गुरु ने शियाओगे को अपना शिष्य बना लिया, फिर उसे साधना करना सिखाया, वगैरह वगैरह। तुम्हें लगा कि वो तो तुम्हारी कहानी से भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर सुना रही हैं। मम्मी पापा तुम्हारी तरफ देखते हुए बोले, शाओगे, तुम कह रहे हो कि एक बूढ़ा ताओवादी तुम्हें अपने साथ ले गया था, तो तुम्हारे गुरु कहाँ हैं? हम उनसे मिलने जाना चाहते हैं। ये सुनते ही तुम्हारे माथे पर ठंडा पसीना आ गया। क्या आप लोग सच में इस पर यकीन कर रहे हैं? तुमने जल्दी से फिर कहानी बनानी शुरू कर दी। रहस्यमयी महान लोग आमतौर पर बहुत रहस्यमयी ही होते हैं। इसके अलावा गुरु ने मुझे एक चीज भी दी थी। ये कहते हुए तुमने गुफा में मिली वुदांग साधना विधि निकाल ली। जैसे ही सबने तुम्हारे हाथ की चीज देखी, वे तुरंत शांत नहीं रह पाए, क्योंकि आम लोगों की नजर में ऐसी चीजें बेहद कीमती होती हैं। ऊपर से ये प्रसिद्ध वुदांग संप्रदाय की वस्तु थी। पापा तो इतने उत्साहित हो गए कि सीधे खड़े होकर पास आगे देखने के लिए, लेकिन आसपास किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। देखने के बाद उन्हें अचानक एहसास हुआ और वो जल्दी से वापस व्हील चेयर पर बैठ गए। उनकी हर हरकत तुमने बहुत साफ तरीके से देख ली थी। पापा, आप भी हद करते हैं। अगर नाटक करना है तो ढंग से किया करो। खाना खाने के बाद तुम बैग लेकर स्कूल चले गए। सोचने वाली बात थी कि तुम्हें स्कूल आए पूरे 1 महीना हो चुका था। क्लास में पहुंचकर तुम अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। अभी किताब निकाली ही थी कि एक मोटा सा लड़का तुम्हारे पास आया। ये मेरी सीट है, यहाँ से निकलो। उसने क्लास के सबसे कोने वाली सीट की तरफ इशारा किया। तुम्हारी सीट वहां है। वो जगह कूड़ेदान के पास थी, इसलिए वहां कोई नहीं बैठता था। तभी तुम्हारा छोटा साथी दूजीमो भागता हुआ आया। श्याओगे, तुम आ गए? इतने दिनों तक स्कूल क्यों नहीं आए? ये कहते हुए उसे एहसास हुआ कि पास में एक और लड़का खड़ा है। वो तुम्हें एक तरफ ले जाकर बोला, ये नया छात्र है, सुना है इसके पापा स्कूल बोर्ड के सदस्य हैं, इसलिए ये हमेशा बहुत घमंडी रहता है। तुम बेवजह इससे मत उलझना। स्कूल बोर्ड क्या होता है ये तुमने सच में कभी नहीं सुना था। तुमने जिज्ञासा से दूजीमो से पूछा, स्कूल बोर्ड क्या करता है? दूजीमो को भी असल में नहीं पता था। उसने बस इतना कहा, वैसे तो नहीं जानता, लेकिन प्रिंसिपल से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। स्कूल शुरू होने से ही मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, कोई भी ये सीट मुझसे नहीं छीन सकता। ये कहते हुए तुम वापस जाकर फिर उसी सीट पर बैठ गए। दोंग वेन वेन ने देखा कि तुम उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हो। उसका घमंडी स्वभाव तुरंत उभर आया। उसने हाथ उठाकर सीधे तुम पर हमला कर दिया। तभी एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी और पूरी क्लास शांत हो गई। दूजिमो जल्दी से भागकर आया और बोला, शाओगे, तुम मुसीबत में पड़ गए। दोंग वेन वेन जरूर अपने पापा को फोन करेगा। तुम मन ही मन सोच रहे थे, ताकत की लड़ाई से मैं कभी नहीं डरा। कुछ ही देर बाद क्लासरूम में 2 आदमी घुस आए। उनमें से एक मोटा आदमी अंदर आते ही चिल्लाने लगा, किसने मेरे बेटे को मारा? पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया, लेकिन सबकी नजरें एक साथ तुम्हारी तरफ मुड़ गईं। तुमने उसकी तरफ ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा और किताब खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। दोंग मिंगजिए यानी दोंग वेन वेन का पिता तुम्हारे पास आकर खड़ा हो गया। क्या तुमने ही मारा था? तुमने सिर हिलाया और किताब नीचे रख दी। आप ये नहीं पूछेंगे कि मैंने उसे क्यों मारा? दोंग मिंगजिए घमंड से बोला, मेरा बेटा जो भी करता है हमेशा सही करता है।
तुम जैसे छोटे बदमाश की हिम्मत कैसे हुई मेरे प्यारे बेटे को छूने की। उसकी बात सुनकर तुम्हारे अंदर गुस्सा उभर आया, लेकिन क्लास के बाकी छात्रों को देखकर तुमने तय किया कि इस समस्या को दूसरे तरीके से सुलझाओगे। तुमने सिर उठाकर दोंग मिंगजिए की तरफ देखा। एक मिनट, मैं एक फोन कर लूं। दोंग मिंगजिए और भी ज्यादा घमंडी होकर हंस पड़ा। वो भी चाहता था कि तुम अपने घर वालों को बुलाओ, फिर पूरी क्लास के सामने तुम्हारे पापा को अपमानित करेगा ताकि उसका रौब और बढ़े। फोन जुड़ा और तुम्हें सातवीं दीदी की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ शाओगे? तुमने तुरंत दुखी आवाज में कहा, दीदी स्कूल में लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और उन्होंने अपने घर वालों को बुलाकर मुझे डराना भी शुरू कर दिया है। तुम्हारी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सामने से कॉल कटने की आवाज आ गई। मुंह समूह के दफ्तर में सातवीं दीदी मुंह युलू ने सीधे फोन ही जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। बॉडीगार्ड्स को साथ लो, गाड़ी तैयार करो, अभी तुरंत मोदू चलना है। घर पर मौजूद चौथी दीदी मु योआन को भी ये बात पता चल गई। उनकी आंखों में गुस्सा भर गया। उन्होंने स्कूल बोर्ड के ग्रुप में एक संदेश भेजा, सभी सदस्य तुरंत मोदू पहुंचे, बदला लेना है वरना अंजाम खुद भुगतना होगा। मैसेज भेजने के बाद वो घर के सारे बॉडीगार्ड और बटलर को साथ लेकर निकल गई। घर में मौजूद मम्मी पापा ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके आसपास का तापमान जैसे कुछ डिग्री गिर गया हो। पापा ने फोन उठाया, भाई हुआंग अभी तुरंत लोगों को मोदू भेजो, मेरे बेटे को किसी ने परेशान किया है। फोन के दूसरी तरफ मौजूद अधिकारी तुरंत गंभीर आवाज में बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी लोगों को भेजता हूँ। इधर तुम क्लास में आराम से बैठे किताब पढ़ते रहे। दूसरी तरफ बैठा दोंग मिंगजी अपने दिमाग में सोच रहा था कि थोड़ी देर बाद तुम्हारे घर वालों को कैसे बेइज्जत करेगा ताकि अपने बेटे की इज्जत वापस ला सके। उसी समय दर्जनों लग्जरी गाड़ियां मोदू प्राइमरी स्कूल के अंदर घुस आईं। उन गाड़ियों के पीछे सेना की जीपें भी आ रही थी, साथ ही मोदू विश्वविद्यालय की विशेष गाड़ियां भी थीं। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। वे बस दरवाजे पर खड़े होकर सलामी देते रहे। स्कूल के मैदान में चौथी दीदी मु युयान सबसे पहले पहुंची। वो कार से उतरी और दबदबे भरी आवाज में बोली, देखते हैं कौन मेरे छोटे भाई को छूने की हिम्मत करता है। ये कहते हुए वो सीधे शिक्षण भवन की तरफ बढ़ गई। उनके पीछे सेना के लोग भी ऊपर चले गए। सैन्य गाड़ियों से उतरे बाकी लोगों ने सीधे पूरे इलाके को घेर लिया। दोंग मिंगजिए अभी भी क्लासरूम में बैठा था। उसे बाहर की स्थिति के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। वो क्लास में बैठा घमंड से तुम्हारी तरफ देख रहा था और बोला, अब और कितना समय लगेगा? क्या तुम्हारे मम्मी पापा ही नहीं है? क्या तुम कहीं से उठाए गए बचे हो इसलिए कोई आने वाला ही नहीं है? आप? दोंग मिंगजिए ने देखते ही हैरानी से चिल्लाया, पूर्वज महोदय। वो तुरंत भागकर उनके पास गया और खुशामदी चेहरे के साथ अभिवादन करने लगा। चौथी दीदी ने उस बूढ़े आदमी को देखा और पूछा, आप इसे जानते हैं? लगता है काफी करीब है। बूढ़े आदमी ने चौथी दीदी की आंखों में ठंडा गुस्सा देखा तो जल्दी से सफाई देने लगा, नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सामने का दरवाजा भी जोर से खुल गया। कुछ सैन्य अधिकारी अंदर आए और बोले, मोदू सेना अधिकारी कार्यवाही कर रही है, बाकी सभी लोग बाहर निकल जाएं। क्लास टीचर ने जल्दी से पूरी क्लास के छात्रों को बाहर ले गई। अंदर सिर्फ कुछ लोग ही बचे। तो उन्होंने फोन निकाला और अभी थोड़ी देर पहले दोंग मिंगजिए द्वारा कही गई सारी बातें चौथी दीदी को सुना दी। चौथी दीदी ने पूरी बात सुनने का इंतजार भी नहीं किया और सीधे एक थप्पड़ मार दिया। दोंग मिंगजिए वहीं खड़े खड़े दो चक्कर घूम गया। वो परिवार के लोगों को छूने की हिम्मत करते हो और ताकत का इस्तेमाल करके लोगों को डराते हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली ताकत किसे कहते हैं। चौथी दीदी के दबदबे भरे शब्द खत्म होते ही पीछे खड़े स्कूल बोर्ड के प्रतिनिधि पहले से फैसला कर चुके थे। उनमें से एक आगे आया और बोला, दोंग मिंगजिए तुम्हें स्कूल बोर्ड से निष्कासित किया जाता है। ये सुनते ही दोंग मिंगजिए का दिल बैठ गया। स्कूल बोर्ड की पहचान खत्म होने का मतलब था कि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। जैसे ही बात खत्म हुई, मोदू सेना दोंग मिंगजिए को अपने साथ ले गई। उस पर आरोप लगाया गया सेना के परिवार के सदस्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। इस समय प्रिंसिपल बाहर खड़े ये सारी घटनाएं देख रहे थे। एक के बाद एक कार्यवाही देखकर उनके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। दूर खड़े शिक्षक लियू को देखकर उन्होंने तुरंत बुलाया और कहा, ध्यान से सुनो, आज के बाद शियाओगे की मेरे धर्मपिता की तरह सेवा करना, समझे? बहुत जल्दी ही ये मामला शांत हो गया। इसी दिन तुम्हारी क्लास में एक नया छात्र आया और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो सिर्फ 1 साल का था, जबकि ये पहली कक्षा थी। क्लास टीचर अजीब चेहरे के साथ उसे क्लास में लेकर आई। उन्होंने गला साफ किया और कहा, सब लोग ध्यान दें, ये हमारी क्लास का नया छात्र है। इसका नाम जियांग नान है। जियांग नान ने कैप पहन रखी थी और उसकी आंखें बेहद घमंडी और ठंडी नजरों से वो पूरी क्लास के छात्रों को देख रहा था। तुमने भौहें सिकोड़कर उसकी तरफ देखा क्योंकि तुमने उसके शरीर से हल्की सी योद्धा जैसी आभा महसूस की। वो बिना क्लास टीचर की बात सुने सीधे तुम्हारे पास आ गया। फिर तुम्हारे पीछे बैठे दूजिमो से ठंडी आवाज में बोला, पीछे जाकर बैठो। दूजिमो ने ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी थी। वो डरते हुए मदद के लिए टीचर की तरफ देखने लगा, लेकिन क्लास टीचर ने ऐसा दिखाया जैसे उन्होंने कुछ नहीं देखा ही। जब प्रिंसिपल तक उससे उलझने की हिम्मत नहीं करते तो वो कैसे कुछ कहती। टीचर का ऐसा रवैया देखकर दूजिमो चुपचाप अपना बैग समेटने लगा। जिससे लड़ नहीं सके उससे दूर ही रहना बेहतर है। तुम खड़े हो गए और इशारे से दूजिमो को वापस बैठने को कहा। फिर तुमने जियांग नान की तरफ घूर कर देखा, लेकिन चाहे तुम जहां भी जाते, जियांग नान लगातार तुम्हारे पीछे पीछे आता रहता। तुम टॉयलेट के दरवाजे पर खड़े होकर बेबसी से उसे देखने लगे। भाई, तुम पूरे रास्ते मेरे पीछे आए हो, क्या मैं टॉयलेट जाऊं तब भी पीछे आओगे? वो फिर भी कुछ नहीं बोला, बस लगातार तुम्हें देखता रहा। और तुम उससे परेशान हो चुके थे। तुम्हारी हालत ऐसी थी कि अब और रोका नहीं जा रहा था। चेहरा तक लाल पड़ गया था। तुम अभी बैठे ही थे और अपना काम शुरू करने वाले थे कि ये जियांग नान सीधे तुम्हारे बगल में आकर बैठ गया। टॉयलेट से बाहर निकलते ही तुमने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक सुनसान जगह पर ले गए। सच सच बताओ, क्या तुम्हें मेरी तीसरी दीदी ने भेजा है? असल में ये बात समझना मुश्किल नहीं था। 1 साल का प्राइमरी स्कूल का छात्र जो हर वक्त तुम्हारे पीछे चिपका रहता है, ऐसे लोग सिर्फ तीसरी दीदी के पास ही हो सकते थे। जियांग नान ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाकर मान लिया। तुमने बेबसी से उसकी तरफ देखा और कहा,
तो क्या तुम फो अंकल की तरह छिपकर मेरी रक्षा नहीं कर सकते? कम से कम मेरे टॉयलेट जाने में तो परेशानी मत बनो। जियांग नान आखिरकार बोला, माफ कीजिए, ये जनरल का आदेश है, हम सिर्फ आदेश का पालन करते हैं। तुमने भौहें सिकोड़ कर पूछा, तुम्हारे अलावा और भी लोग हैं क्या? जियांग नान ने बोर्ड की एक जगह की तरफ इशारा किया। तुमने अपनी दिव्य चेतना वहां फैलाई और हैरानी से देखा कि वहां दो विशेषज्ञ छिपे हुए थे। तुम योद्धाओं की दुनिया से बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि उनके शरीर से भी हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगें निकल रही थीं। तुमने जियांग नान की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम मुझे योद्धाओं की दुनिया के बारे में बता सकते हो? वो हैरानी से तुम्हारी तरफ देखने लगा। गया। जियांग नान ने जब सुना कि ये बात तुम्हारे पिता ने बताई है तो उसे सब समझ आ गया। फिर उसने तुम्हें योद्धाओं की दुनिया की जानकारी देना शुरू किया। उसकी बातें सुनने के बाद तुम्हें योद्धाओं की दुनिया के बारे में काफी समझ आ गई। तो इस हिसाब से मैं बाहरी स्तर का योद्धा हूँ, तुमने जियांग नैन की तरफ देखते हुए कहा। उसने सिर हिलाया, लेकिन साथ में एक बात और जोड़ दी, बाहरी स्तर का शिखर योद्धा। और अब तुम अंदरूनी स्तर के योद्धा बनने की कोशिश कर सकते हो। बाहरी स्तर के योद्धा मुख्य रूप से अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं। हालांकि वे थोड़ी बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कमजोर होती है। तुमने दूर छिपे उन दोनों लोगों की तरफ देखा। वे शायद अंदरूनी शक्ति वाले योद्धा हैं। वे थोड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके साधना कर सकते हैं। इस थोड़ी सी ऊर्जा को कम मत समझना। इसी के सहारे वे शिखर स्तर के शक्तिशाली योद्धा बने हैं। बेशक ये सब आम लोगों की दुनिया के हिसाब से था। जियांग नैन से योद्धाओं की दुनिया की कुछ जानकारी निकालने के बाद तुम्हें लगा जैसे तुम्हारे सामने एक नई दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। पहले जिन बातों को तुम समझ नहीं पाते थे, अब वे काफी साफ लगने लगी थी। जियांग नैन तुम्हारे साथ वापस क्लास में आ गया। तुम बैठकर फोन खोलते हो, तभी ये खबर तुम्हारी नजर में आती है। विश्व प्रसिद्ध पियानो वादक मू तांगचुन आज अपना वैश्विक दौरा रद्द करके देश वापस लौट आई हैं। मू तांगचुन, तुम हैरानी से देखते हो। ये नाम तो आठवीं दीदी के नाम जैसा ही है। तुम्हारे मन में तुरंत एक निष्कर्ष बन गया। लोभी क्लास टीचर लियो अंदर आई। क्योंकि कल मोदो में एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है, इसलिए सभी स्कूलों में एक दिन की छुट्टी रहेगी। ये सुनते ही सारे छात्र खुशी से चिल्लाने लगे। वे पहले से सोच रहे थे कि कल आतिशबाजी देखने जाने के लिए टीचर से छुट्टी कैसे मांगे। सभी लोग कल क्या पहनेंगे और कब मिलेंगे, इसी बारे में चर्चा करने लगे। तुम खड़े होकर बोले, टीचर, मेरे पास निमंत्रण पत्र है, कल मैं बैक स्टेज जाकर कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाला हूँ। ये सुनते ही पूरी क्लास तुम्हें ईर्ष्या भरी नजरों से देखने लगी। सुनना है बैक स्टेज जाने वालों को बहुत महंगे उपहार मिलते हैं और मंच पर जन्मदिन वाले सितारे के साथ खेलने का मौका भी मिलता है। तुमने पीछे बैठे दूजिमो की तरफ देखा, जो मुंह खोले बेवकूफों की तरह तुम्हें घूर रहा था। मेरे पास 3 लोगों के लिए पास है, छोटू, कल तुम मेरे साथ बैक स्टेज चलोगी। दूजिमो एक पल के लिए चौंक गया। उसे तुम्हारे द्वारा बुलाए गए नाम की भी परवाह नहीं रही। वो खुशी में दौड़कर तुम्हें चूमने ही वाला था कि तुमने बिना सोचे एक थप्पड़ मारकर उसे क्लास के पिछले दीवार तक उड़ा दिया। सॉरी, ये बस आदत में हुआ, खुद को रोक नहीं पाया। दूजिमो क्लास की पिछली दीवार से टिककर अब भी बेवकूफों की तरह हंस रहा था। आखिरकार घंटी बजी और सारे छात्र उत्साह में क्लास से बाहर भाग गए। दूजिमो खुशी से दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आया। शियांगे, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। एक बार बात निकल जाए तो 4 घोड़े भी उसे वापस नहीं ला सकते। नहीं ला सकते। तो हमने उसकी तरफ देखते हुए कहा। दूजिमो के चेहरे पर सवालिया निशान आ गया। 4 घोड़े किस चीज का पीछा कर रहे हैं? कोई बात नहीं, तुम तो पूरे अनपढ़ हो। ये कहकर तुम बैग लेकर क्लास से बाहर निकले और घर जाने वाली गाड़ी में बैठ गए। घर पहुंचकर तुम उदास चेहरे के साथ 7वीं दीदी और चौथी दीदी के पास गए। तुम्हें ऐसा देखकर उन्हें लगा कि तुम्हें फिर किसी ने परेशान किया है। वे तुरंत तुम्हारे पास आई और पूछने लगी, क्या हुआ? तुमने आज जियांग नान द्वारा की गई सारी हरकतें उन्हें बता दी। तीसरी दीदी ने जो आदमी भेजा है वो तो हद से ज्यादा अजीब है। तुम उदास होकर बोले। 7वीं दीदी और चौथी दीदी ने एक दूसरे की तरफ देखा और अजीब मुस्कान के साथ बोली, अगर वो तीसरी दीदी का आदमी है तो हम भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बड़ी दीदी गुस्सा हो जाए तो बड़ी बहन तक उनसे उलझने की हिम्मत नहीं करती। तुमने दोनों दीदियों की हालत देखी और समझ गए कि अब उनसे कोई मदद मिलने वाली नहीं है। तुमने जबरदस्ती आंखों से 2 बूंद आंसू निकाले और भागकर मम्मी के पास चले गए। फिर अभी हुई सारी बात मम्मी को दोबारा बताई। न्यू मई ने तुम्हारा दुखी चेहरा देखा। उन्हें लगा कि जरूर कोई बड़ी बात हो गई है। तुम्हारी बात सुनने के बाद पापा ने हाथ लहराते हुए गुस्से में कहा, मेरे बेटे को कोई दुखी करे ये कैसे हो सकता है? आज के बाद शियाओगे के आसपास ऐसी चिपकी रहने वाली सुरक्षा की जरूरत नहीं है। जिसे कोई आपत्ति हो वो सीधे मुझसे बात करे। तुम खुशी से पापा को गले लगाने दौड़े और उनके गाल पर एक किस भी कर दिया। इससे मू बेंजिए बेहद खुश हो गए। उन्हें लगा कि सेना में लड़ाई की कमान संभालने पर भी इतनी खुशी नहीं मिली थी। 7वीं दीदी ठंडी मुस्कान के साथ पापा को देखने लगी। फिर उन्होंने फोन निकालकर दूसरी दीदी को कॉल किया। उन्होंने अभी अभी पापा द्वारा कही गई सारी बातें तीसरी दीदी को बता दी। दूसरी दीदी दूसरी तरफ बैठी मेज पर उंगलियां मार रही थी। फोन से आती ठक ठक की आवाजें सुनकर 7वीं दीदी तक के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर बाद फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, ठीक है, शियाओगे को उसकी मर्जी करने दो, वो खुश रहे, बस वही काफी है। मू युलू ने राहत की लंबी सांस ली। अच्छा हुआ दोनों के बीच झगड़ा नहीं हुआ। फोन में दूसरी दीदी की बात सुनते ही तुम खुशी से भागकर 7वीं दीदी के पास पहुंचे और बोले, क्या कल हम सब साथ जाएंगे? 7वीं दीदी रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, बिल्कुल, कल हमारा पूरा परिवार साथ घूमने जाएगा, ठीक है? ये तो बहुत अच्छा होगा। तुम खुशी से उछल पड़े। अब तुम्हें कल का और भी ज्यादा इंतजार होने लगा। लेकिन अचानक तुम्हें एक बात याद आई।
सातवीं दीदी, मेरे पास कुल 3 निमंत्रण पत्र ही हैं। एक मैंने अपने दोस्त दुजीमू को दे दिया, बाकी 2 आपके और चौथी दीदी के लिए हैं। तो मम्मी-पापा क्या करेंगे? मुँह यूलू मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, हमारा मुँह परिवार भी कल के भव्य समारोह का आयोजकों में से एक है। मम्मी-पापा को निमंत्रण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सच में? उसी समय पूरा मोदू शहर उत्साह से उबलने लगा। उन्हें अभी-अभी खबर मिली थी कि विश्व प्रसिद्ध पियानो देवी मू तांगचुन कल जन्मदिन समारोह में भी शामिल होने वाली हैं। और मनोरंजन जगत के ज्यादा से ज्यादा सितारों ने घोषणा कर दी थी कि वे मौदू पहुंच चुके हैं और बस कल के भव्य समारोह का इंतजार कर रहे हैं। मौदू सैन्य क्षेत्र ने भी बड़ी संख्या में सैनिक भेज दिए थे, जो समारोह स्थल की सुरक्षा संभालने वाले थे। पूरे शहर के फैशन डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, मिठाई बनाने वाले और शेफ कल के समारोह की तैयारी में लगे हुए थे। आखिरकार मीडिया ने खुलासा किया कि कल जन्मदिन मनाने वाला एक छोटा बच्चा है। सुबह तुम उत्साह से भरे लिविंग रूम में खड़े थे। तुम मम्मी पापा द्वारा तैयार किए गए उपहार का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज तुम्हारा जन्मदिन था। बचपन से तुमने कभी जन्मदिन नहीं मनाया था। पहले तो पेट भरकर खाना मिल जाना ही बहुत खुशी की बात होती थी। तुम्हें जन्मदिन जैसी चीज का कोई एहसास ही नहीं था। कल दूजीमो ने बताया था कि जन्मदिन पर परिवार वाले उपहार और नए कपड़े देते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। तुम बेचैनी में लिविंग रूम में इधर उधर घूम रहे थे, मुंह बेंजिए चुपके से ऊपर से नीचे झांक रहे थे। तुम्हें गर्म तवे पर बैठी चींटी की तरह बेचैन घूमते देखकर वो हंसते हुए लियू मेई से बोले, देखो इसे तो अब और इंतजार ही नहीं हो रहा। लियू मेई चिंता से बोली, क्या हम ऐसा करके शियागो को नाराज तो नहीं कर देंगे? तुम आखिर खुद को रोक नहीं पाए और भागकर सातवीं दीदी के पास पहुंचे। फिर दुखी चेहरे से बोले, दीदी जरा बताइए आज कौन सा दिन है? सातवीं दीदी मो यूलू ने आराम से चाय की चुस्की ली और बोली, तुम्हारा जन्मदिन है। तो फिर? तुम उम्मीद भरी नजरों से उनकी तरफ देखने लगे। सातवीं दीदी को जैसे अचानक कुछ याद आया। उन्होंने बस हल्के से ओह कहा, फिर पीछे से एक गिफ्ट बॉक्स निकालकर तुम्हें दिया। आ गया, आ गया। तुम उत्साह से उपहार लेकर तुरंत खोलने लगे, लेकिन गिफ्ट खोलते ही तुम एकदम स्तब्ध रह गए। सातवीं बहन तुम्हारे चेहरे के भाव देखकर हंसी रोकते हुए बोली, ये छोटे के लिए खरीदा गया कॉलर है। अब से तुम इसे पहनोगे तो बहुत आसान रहेगा। छोटे की आंखों में इस समय आंसू भर आए। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये परिवार इतना अच्छा होगा। सातवीं बहन ने तुम्हारा चेहरा देखकर चिंता से चौथी बहन की तरफ देखा। क्या हम ऐसा करके ठीक कर रहे हैं? चौथी बहन मुस्कुराई, कोई बात नहीं, आज छोटे गे को मोडू का सबसे खुश बच्चा बनाना है। छोटा उम्मीद भरी नजरों से तुम्हारे हाथ में मौजूद तोहफे को देखने लगा, लेकिन जब उसने तुम्हारी नजर देखी तो उसे पछतावा हुआ। उसकी नजरें तुरंत बचने लगी। तुमने उसे घूरते हुए कहा, छोटे चलो भाई के साथ पीछे वाले पहाड़ पर शरीर की ट्रेनिंग करने चलते हैं। छोटे के चेहरे पर घबराहट छा गई। मुझसे गलती हो गई। दर्द भरी चीखें पीछे के आंगन से सुनाई देने लगी। सातवीं बहन मन ही मन प्रार्थना करने लगी, छोटे तुम्हें बस थोड़ा बलिदान देना होगा। हालांकि जन्मदिन का तोहफा थोड़ा अजीब है, लेकिन आज आखिरकार मोडू का भव्य समारोह है। तुम भी कई दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे। सातवीं बहन को डर था कि अगर ये नाटक आगे चला तो सच में तुम्हारा दिल टूट जाएगा, इसलिए वो तुम्हें पहले ही लेकर डू जिमो को लेने निकल गई। डू जिमो को लेने के बाद तुम सब सीधे समारोह के मैदान की ओर चले गए। होटल के स्वीट में मू तांगचुन उत्साहित होकर अलग अलग कपड़े पहनकर देख रही थी, लेकिन उसे हर जोड़ी साधारण ही लग रही थी। उसने पास खड़ी शांत चेहरे वाली महिला को देखकर कहा, तुम खेलना बंद करो, जल्दी मेरी ड्रेस चुनने में मदद करो। तांगचुन दीदी, आप इतना चुन चुकी हैं कि मेरी आंखें चकरा गई हैं। आप जो भी पहनेंगी अच्छी ही लगेंगी। मू तियानजिया ने बेबसी से कहा। नहीं, मू तांगचुन ने गंभीर चेहरे से कहा, आज छोटे भाई का जन्मदिन है, मुझे इसे पूरी अहमियत देनी होगी। ये कहकर वो फिर से कपड़े बदलकर देखने लगी, लेकिन पूरे कमरे के सारे कपड़े पहनकर देखने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुई। तभी कमरे के बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया। दीदी आपकी ड्रेस आ गई है। मू तियानजिया ने दरवाजा खोला। उसने मू तांगचुन की सहायक के हाथ में एक डिब्बा देखा और हैरानी से पूछा, ये कहां से आया है? मू तांगचुन ऐसे कपड़े लेकर खुश हो गई जैसे उसे सहारा मिल गया हो। फिर उसने रहस्यमयी मुस्कान के साथ मू तियानजिया से कहा, ये खास तौर पर तीसरी बहन ने डिजाइन किया है। ये सुनकर मू तियानजिया समझ गई। तीसरी बहन दुनिया की सबसे बड़ी फैशन डिजाइनरों में से एक थी। उसका अपना फैशन ब्रांड था और लोग उसे फैशन की अगुआ भी कहते थे। डिब्बा खोलने पर उसमें एक बड़ी और एक छोटी दोनों ड्रेसें शांत तरीके से रखी हुई थी। मू तांगचुन मुस्कुराकर बोली, तीसरी बहन भी ना, उसने छोटे गे के लिए भी कपड़े डिजाइन कर दिए। क्या ये प्यार पाने की होड़ नहीं है? दूसरी तरफ तुम सातवीं बहन और बाकी लोगों के साथ मैदान में पहुंच गए। मैदान के बीचों बीच भव्य रूप से खड़ा था एक विशाल अस्थायी मंच। उस पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन और बेहतरीन साउंड सिस्टम भी लगाया गया था। तुम ये सब देखकर पूरी तरह हैरान रह गए। ये तो आम कॉन्सर्ट से भी ज्यादा भव्य लग रहा था। तुम लोग चलते हुए बैक स्टेज तक पहुंच गए। दर्शक और आमंत्रित मेहमान भी धीरे धीरे अंदर आने लगे। जब समय करीब आ गया तो सातवीं बहन ने कपड़ों का सेट तुम्हें दिया। छोटे गे, जल्दी से इसे पहन लो, थोड़ी देर में मंच पर जाना है। तुमने हैरानी से उसकी तरफ देखा। बैक स्टेज तो काफी मजेदार है, मंच पर क्यों जाना है? मू योयान ने तुरंत एक बहाना बनाया और मुस्कुराते हुए बोली, सुना है मंच पर जाने वालों को रहस्यमयी बड़ा इनाम मिलेगा, क्या तुम्हें नहीं चाहिए? ये सुनते ही कि वहां रहस्यमयी इनाम है और वैसे भी आज मिले जन्मदिन के तोहफे बहुत अजीब थे, इसलिए तुम जल्दी से कपड़े बदलने चले गए। सोचा वहां जाकर एक इनाम ले लेना भी अच्छा रहेगा। समय तेजी से बीत गया और देखते ही देखते शाम हो गई। समारोह शुरू होने वाला था। मंच पर पहले से माहौल बनाने वाला संगीत बजने लगा और रोशनी भी जगमगा उठी। तुम और डूजिमो बाहर झांककर देखने लगे। अरे वाह, मौके पर मौजूद दर्शकों की संख्या कम से कम 1 लाख से ज्यादा तो होगी। ये सच में बहुत भव्य था। तभी मंच की सारी लाइटें अचानक बंद हो गई। फिर एक बेहद आकर्षक आवाज गूंजी,
सभी को नमस्कार, मैं लू फेंग हूँ। तभी एक रोशनी सीधा मंच के बीचों बीच पड़ी। करीब 20 साल का एक हैंडसम आदमी वहां शानदार अंदाज में खड़ा था। नीचे बैठे दर्शक एक पल के लिए शांत हो गए। फिर अचानक और भी जोरदार चीखें और तालियां गूंज उठी। भीड़ में से एक लड़की जोर से चिल्लाई, अरे ये तो मेरे पति ही आ गए। तो इस समारोह की शुरुआत मैं करूंगा। लू फेंग मुस्कुराते हुए मंच के नीचे देखने लगा। फिर उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज मधुर और बेहद सुरीली थी, जिसे सुनकर नीचे बैठे दर्शक पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए। एक गाना खत्म होते ही पूरे माहौल में जोश भर गया। वो आगे बोला, इस समारोह के लिए हमने कई बच्चियों को भी आमंत्रित किया है, अब उन्हें मंच पर बुलाया जाता है। तभी सामने का विशाल पर्दा धीरे धीरे खुलने लगा। तुम भीड़ के साथ चलते हुए बाहर निकल गए। मंच पर पहुंचकर ही तुम्हें उसकी असली भव्यता का एहसास हुआ। नीचे हर तरफ लोगों की भीड़ ही भीड़ थी। किसी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तालियों और चीखों की आवाज कान फाड़ देने वाली थी। मंच पर खड़े होकर तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारे कपड़े बाकी बच्चों से अलग लग रहे थे। सारे बच्चे रुककर एक गोल घेरा बनाकर खड़े हो गए। लू फैंग मुस्कुराते हुए कैमरे की तरफ देखकर बोला, मंच पर मौजूद सभी बच्चों का आज जन्मदिन है। हमने इनके लिए एक खास तोहफा तैयार किया है। ये कहकर वो थोड़ी देर रुका। मंच पर मौजूद हर बच्चे को 1 लाख युआन की खूबसूरत भेंट दी जाएगी। ये सुनते ही नीचे बैठे लोगों में जोरदार हलचल मच गई। 1000 से ज्यादा लोग और हर एक को 1 लाख, ये तो पूरे 100 मिलियन हो गए। अचानक लू फैंग ने माइक्रोफोन उठाकर जोर से चिल्लाया, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। ये बोलते ही मंच पर मौजूद 1000 से ज्यादा बच्चे तेजी से दोनों तरफ हट गए और भागते हुए बैक स्टेज लौट गए। ये सब बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें पहले से ट्रेनिंग दी गई हो, लेकिन तुम मन ही मन उलझन में पड़ गए। मुझे तो रिहर्सल की कोई सूचना नहीं मिली थी। तुम्हारे झिझकने के उन कुछ पलों में मंच पर सिर्फ तुम अकेले रह गए। ये क्या हो रहा है? तुम ज्यादा सोचने का समय भी नहीं ले पाए और पीछे के पर्दे की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही तुम दरवाजे तक पहुंचे, पर्दा धड़ाम से नीचे गिर गया। तुम हैरानी से मंच को देखने लगे। अब तो सच में बहुत अजीब स्थिति हो गई थी। नीचे मौजूद 1 लाख से ज्यादा लोग ये दृश्य देखकर उत्सुकता से तुम्हें घूरने लगे। लू फैंग तुम्हारे पास आया और मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ? क्या तुम पीछे छूट गए? तुम अभी सिर हिलाने ही वाले थे कि मंच की सारी स्पॉटलाइट अचानक सीधे तुम पर आकर टिक गई। छोटे दोस्त, तुम गूंगे हो ना? लू फैंग तुम्हें देखते हुए बोला। तुमने सिर हिलाया। हाँ, मेरा नाम मू गे है और मेरी उम्र 6 साल है। लू फेंग मुस्कुराते हुए तुम्हें देखने लगा। तो क्या मैं सबको तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए बुलाऊं? ये कहकर लू फेंग ने नीचे बैठे दर्शकों की तरफ देखकर कहा, अब सभी दोस्तों से निवेदन है कि मंच पर आएं और इस छोटे दोस्त को जन्मदिन की शुभकामनाएं दें। उसकी बात खत्म होते ही मंच का पिछला दरवाजा खुल गया। एक बेहद खूबसूरत लड़की मंच पर आई। सभी को नमस्कार, मैं हुआंग यिंग हूँ। नीचे बैठे दर्शक फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे ये तो यिंगर आ गई। यिंगर 4 मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थी। उसके बाद उसके पीछे से लगातार 3 और लोग मंच पर आए। सभी को नमस्कार, मैं डू फान शिंग हूँ। सभी को नमस्कार, मैं शा गे हूँ। 2 लड़कियां मंच पर आकर हुआंग यिंग के साथ खड़ी हो गईं। नीचे बैठे दर्शक पूरी तरह उत्साहित हो उठे। चारों मशहूर अभिनेत्रियां एक साथ यहां मौजूद थीं। नीचे मौजूद पत्रकार भी बुरी तरह व्यस्त हो गए। आखिर ये बच्चा कौन है जो एक साथ चारों मशहूर अभिनेत्रियों को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए बुला सकता है? सबको लगा था कि ये बस एक साधारण कार्यक्रम होगा। किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतना भव्य होने वाला है। लू फेंग ने फिर आवाज लगाई, सभी लोग शांत रहें, अभी कुछ और दोस्त आप सबसे मिलने आने वाले हैं। इतना कहकर मंच का दरवाजा फिर खुला और 2 लड़के बाहर आए। सभी को नमस्कार, मैं जी लुओ छुआन हूँ। तभी नीचे बैठी लड़कियों की चीखें गूंज उठी, मेरे पति, देखो मेरे तीनों पति आ गए। नीचे मौजूद पत्रकारों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसकी तस्वीर लें। ऊपर से उनके नेताओं का पहले ही फोन आ चुका था। जब तक कैमरे से धुआं न निकलने लगे, शटर बटन दबाना बंद नहीं होना चाहिए। तभी मंच के बीचों बीच अचानक एक गोल लिफ्ट प्लेटफॉर्म खुला। उस पर धुंधली सी 4 बेहद खूबसूरत आकृतियां दिखाई देने लगी। इस समय चारों तरफ फैले धुएं के बीच पियानो की धुन धीरे धीरे तुम्हारे कानों में उतरने लगी। फिर उसके बाद एक मीठी और स्वप्न जैसी आवाज सुनाई दी। चारों तरफ की सारी चीखें और शोर अचानक गायब हो गए। तुमने देखा कि आसपास बैठे सारे दर्शकों ने आंखें बंद कर ली थीं और उस गीत और सुंदर नृत्य से बने सपनों जैसे माहौल में खो गए थे। एक उजली चांदनी की किरण मंच पर आकर बिखर गई, जिससे 2 खूबसूरत आकृतियां साफ नजर आने लगी। गीत खत्म होने पर वे दोनों साथ साथ खड़ी थीं। सभी को नमस्कार, मैं मू तांग छुन हूँ। उनका परिचय सुनते ही तुम पूरी तरह स्तब्ध रह गए। क्या ये तुम्हारी उन बहनों के नाम नहीं थे जिनसे तुम कभी नहीं मिले थे? नीचे बैठे दर्शकों में भी हलचल मच गई। हे भगवान, वो तो हुआशिया फिल्म जगत की चुन चुन क्वीन है और हमारी जिया भी। पूरे मैदान का उत्साह और हैरानी अपने चरम पर पहुंच गई। कुछ लोग ज्यादा उत्साहित होकर वहीं बेहोश हो गए और उन्हें जल्दी जल्दी स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया। लू फैंग मंच के किनारे खड़ा होकर सबको शांत कराने की कोशिश करने लगा, लेकिन लोगों की चीखें और तालियां इतनी तेज थीं कि कुछ असर नहीं हुआ। वो बेबस होकर मंच पर खड़ी मू तांग छुन की तरफ देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसने माइक्रोफोन उठाया, पूरा मैदान तुरंत शांत हो गया। हमारे मू परिवार के जन्मदिन समारोह में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उसकी मधुर और हल्की आवाज धीरे धीरे हवा में गूंज उठी। मू तियान जिया ने भी माइक्रोफोन उठाकर कहा, आज हमारे छोटे भाई का 6ठा जन्मदिन है। ये सुनते ही नीचे बैठे लोगों में जोरदार हलचल मच गई। किसी ने भी नहीं सोचा था
था कि ये दोनों बड़ी हस्तियां असल में बहनें हैं और किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि उन्होंने अपने छोटे भाई के लिए इतना भव्य समारोह आयोजित किया है। तुम उन्हें स्तब्ध होकर देखते रहे। क्या आप लोग सच में आगे की बहनें हैं? मु तांगचुन सब समझते हुए मुस्कुराई। बिल्कुल सच में। मु तांगचुन प्यार से तुम्हारी तरफ बढ़ी। मैं और जिया जिया दोनों तुम्हारी बड़ी बहनें हैं। जल्दी आकर दीदी की गोद में आओ। उनकी बात नीचे बैठे दर्शकों तक भी पहुंच गई। किसी ने वही जोर से चीख मार दी। क्या सच में? मंच पर खड़ा वो छोटा लड़का तो मेरा भविष्य का साला निकला। उसकी बात पूरी होने से पहले ही पास खड़े लोगों ने उसे पकड़कर जमीन पर दबोच लिया और उसकी अच्छी तरह खातिरदारी कर दी। इस समय तुम खुशी से दौड़ते हुए अपनी दोनों बहनों की तरफ गए। वे मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाकर तुम्हें अपनी गोद में उठा लेती हैं। फिर दोनों ने तुम्हारे गालों पर एक एक प्यार भरा चुंबन दिया। लू फेंग इस गर्मजोशी भरे दृश्य को देखकर हल्का मुस्कुराया। क्या आप सब आगे के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं? वो अपनी दोनों बहनों को क्यों नहीं पहचानता था? इतना कहते ही पीछे लगी विशाल स्क्रीन अचानक जगमगा उठी और उसी के साथ मू योयान की आवाज सुनाई दी। हमारा छोटा भाई मू गे 5 साल पहले एक बार अचानक लापता हो गया था। वो आगे बताने लगी। सौभाग्य से एक बुजुर्ग दादाजी ने आगे को अपने पास रख लिया। हालांकि दादाजी बहुत गरीब थे, फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश करके आगे को 4 साल की उम्र तक पाला। लेकिन आखिर में दादाजी गंभीर बीमारी के कारण चल बसे और आगे बिल्कुल अकेला रह गया। दादाजी के जाने के बाद आगे ने भूखे रहकर भटकती जिंदगी बितानी शुरू कर दी। यहाँ तक कहते कहते मू योयान की आवाज भारी हो गई। वो कुछ पल रुकी, जैसे अपने अंदर उमड़ती भावनाओं को संभाल रही हो। आगे चाहे तो अनाथालय जा सकता था, लेकिन वो अपने परिवार को ढूंढना चाहता था, क्योंकि आगे जानता था कि अगर वो वहां चला गया तो शायद वो अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए आगे ने पुल के नीचे रहना चुना और भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगा। जब उसे ढूंढा गया तो वो हीन भावना के कारण गाड़ी में बैठने तक से डर रहा था। उसे डर था कि कहीं वो गाड़ी को गंदा न कर दे। मू योयान की कहानी सुनाई जाने के साथ ही बड़ी स्क्रीन पर तुम्हारी पुरानी जिंदगी की तस्वीरें चलने लगी। हर तस्वीर दिल दहला देने वाली थी। मंच पर खड़ी मू तांगचुन चौथी बहन की बातें सुनते सुनते पहले ही रोने लगी थी। कहानी खत्म होते ही बड़ी स्क्रीन भी अंधेरी हो गई। नीचे बैठे कई दर्शक फूट फूट कर रो रहे थे। जिस उम्र में तुम्हें बेफिक्र और खुश रहना चाहिए था, उस उम्र में तुमने इतनी तकलीफें झेली थी। ये किसी बच्चे को सहने वाली चीज नहीं थी। तुम अपनी दोनों बहनों को रोते हुए देखकर कुछ समझ नहीं पाए कि क्या करो। तुमने बस धीरे से चुन चुन दीदी के कपड़े का कोना खींचा। दीदी ने नीचे तुम्हारी तरफ देखा और कांपती आवाज में पूछा, क्या हुआ? तुमने सिर उठाकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, दीदी वो सब अब बीत चुका है, अब दुखी मत होइए, मैं अब सच में बहुत खुश हूँ। तुम्हारी ये बात सुनकर चुन चुन दीदी ने अपने आंसू पोंछे और दर्शकों की तरफ देखकर कहा, ये मेरा छोटा भाई मूगे है, आज से मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी रक्षा करूंगी। ये बात सिर्फ एक वादा नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी भी थी। मू तियानजिया ने भी अपनी भावनाओं को संभाल लिया। वो मुस्कुराकर तुम्हारी तरफ देखने लगी। बताओ, दीदी ने तुम्हारे लिए कौन सा तोहफा तैयार किया है? तुम्हारा चेहरा तुरंत खुशी से भर गया। सही कहा, आज तो मेरा जन्मदिन है और मुझे सच में तोहफे भी मिल रहे हैं। मू तियानजिया ने बैकस्टेज की तरफ देखकर आवाज लगाई, उसे ऊपर लेकर आओ। कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टरों की गूंज तुम्हारे कानों में सुनाई देने लगी। 2 हेलीकॉप्टर सबकी नजरों के सामने आ गए। ये दीदी की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। 2 हेलीकॉप्टर? तुम आसमान की तरफ अविश्वास से देखने लगे। जन्मदिन का तोहफा सच में हेलीकॉप्टर निकला। मू तियानजिया आगे बोली, अब से ये दोनों हेलीकॉप्टर सिर्फ तुम्हारे खास वाहन होंगे। तुम खुशी से भर उठे। क्या मैं इनके नाम रख सकता हूँ? मू तियानजिया मुस्कुराकर सिर हिलाई। बिल्कुल रख सकते हो, अब ये दोनों पूरी तरह तुम्हारे हैं। तुमने उनमें से एक की तरफ इशारा किया, इसका नाम आगे नंबर 1 होगा। फिर तुमने दूसरी की तरफ इशारा किया और इसका नाम आगे नंबर 2 होगा। तुम्हारे रखे गए नाम सुनकर नीचे बैठे दर्शक जोर जोर से हंस पड़े। कुछ लोग चिल्लाकर कहने लगे, नाम तो अच्छा है, लेकिन अगली बार मत रखना। तभी मंच का बड़ा पर्दा धीरे धीरे खुला। तुमने देखा कि 2 बेहद शानदार आभा वाली बहनें बैक स्टेज से बाहर आ रही थी। वे थी 7वीं बहन मू यूलू और चौथी बहन मू यो युआन। तुम खुशी से उनकी तरफ हाथ हिलाने लगे। चारों बहनें तुम्हारे आसपास इकट्ठा हो गईं। नीचे बैठे दर्शक पूरी तरह हैरान रह गए थे, क्योंकि सबने इन दोनों को पहचान लिया था। मू यूलू अक्सर बड़ी पत्रिकाओं के कवर पर नजर आती थी और मू यो युआन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की अध्यक्ष थी। चारों देवियों जैसी महिलाएं तुम्हारी बड़ी बहनें निकली। मंच पर मू परिवार की चारों बहनें गर्व से खड़ी थी। उनकी हर हरकत और अंदाज में ऐसा आकर्षण था, मानो ये पूरे देश की सुंदरता को मात दे रही हो। उनके सामने पहले आए सारे कलाकार फीके पड़ गए थे। चाहे खूबसूरती हो या दबदबा, वे पूरी तरह अलग स्तर की थी। 7वीं बहन मू यूलू मुस्कुराकर तुमसे बोली, छोटे भाई, क्या आज मेरे तोहफे ने तुम्हें डरा दिया था? तुम थोड़ी शर्मिंदगी के साथ मुस्कुराए। वो कॉलर सच में मुझे काफी देर तक परेशान करता रहा। 7वीं बहन आगे बोली, वो तो बस तुम्हें छेड़ने के लिए था, असली तोहफा तो पहले से तैयार था। इतना कहकर उसने लोगों से कॉन्ट्रैक्ट मंगवाया। कंपनी के 10% शेयर अब तुम्हारे होंगे। उसके बाद उसने कार्ड भी निकाला। दीदी आमतौर पर बहुत व्यस्त रहती है, इसलिए मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद है, लेकिन दीदी के पास सबसे ज्यादा कमी पैसे की नहीं है। इस कार्ड में 1 अरब युआन है और आगे मिलने वाला सारा डिविडेंड भी इसी कार्ड में आएगा। नीचे बैठे लोग ये देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गए। हे भगवान, मू समूह की ताकत को देखते हुए ये तो हर साल कई अरब युआन सीधे जेब में आने जैसा था। तुम्हें लगा जैसे तुम पूरी तरह खुशियों से घिर गए हो। सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। मू तांगचुन ने कर्मचारियों को शुरू करने का इशारा किया। उसके तुरंत बाद आसमान में अनगिनत आतिशबाजियां चमक उठी और पूरे रात के आकाश को रोशन कर दिया। दर्शकों की भीड़ एक बार फिर जोश
जोश से भर उठी। बहनें तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें बैक स्टेज ले गईं। सामने से आती हुई थी लियू मेई। मेरी दोनों प्यारी बेटियां आखिरकार अपनी माँ से मिलने घर लौट ही आईं। मू तांगचुन ने शरारती अंदाज में जीभ बाहर निकाली, लेकिन जब उसकी नजर व्हीलचेयर पर बैठे पिता पर पड़ी तो उसकी आंखों में हल्की उदासी झलक गई। मू तियानछिया भी पास आ गई। सबको भूख लग गई होगी ना? खाने की मेज पर तुम बड़े मजे से खाना खा रहे थे। तुमने सिर उठाकर देखा, तुम्हारी बहनें और माता पिता खुशी से बातें कर रहे थे। तो मन ही मन सोचने लगे, जिंदगी तो ऐसी ही होनी चाहिए। मोडू का जन्मदिन समारोह खत्म हो गया, लेकिन उस दिन के दृश्य अब भी तुम्हारे सपनों में बार बार आती रहे। तीसरे दिन जब तुम स्कूल पहुंचे तो देखा कि स्कूल के गेट पर पत्रकारों की भीड़ लगी हुई थी। तुमने यहाँ तक देखा कि कुछ लोग तुम्हारे नाम वाले फैन बोर्ड भी पकड़े हुए थे। तुम हैरान परेशान होकर मजबूरी में एक छोटे सितारे जैसे बन गए। स्कूल खत्म होने पर तुम भीड़ का फायदा उठाकर चुपके से निकलना चाहते थे, लेकिन फिर भी लोगों ने तुम्हें तुरंत पहचान लिया। देखो, वो आगने नहीं है क्या? ये बात मानो किसी आदेश की तरह थी और एक ही पल में पूरे माहौल को भड़का गई। सैकड़ों लोग तुम्हारी तरफ दौड़ पड़े। तुम्हारे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम पहले सांप का सामना करते समय भी इतने नहीं डरे थे। दूर खड़े जियांगनान और बाकी दो लोग ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए, लेकिन वे जल्द ही संभल गए और तुरंत तुम्हारी तरफ दौड़ पड़े। युवा मालिक, जल्दी भागिए, हम इन्हें रोकते हैं। तुमने जियांगनान की उस बहादुर मुद्रा को देखा और सच में वो काफी मर्दाना लग रहा था। तुमने उसकी तरफ एक नजर डाली और फिर तुरंत दौड़ पड़े, लेकिन उसी समय भीड़ लहरों की तरह तुम तक पहुंच चुकी थी। जियांगनान और बाकी लोग सिर्फ एक सेकंड तक ही टिक पाए, फिर वे पूरी तरह उस उफनती भीड़ में गायब हो गए। कुछ मिनट बाद स्कूल के गेट से थोड़ी दूर एक आदमी टोपी पहनकर दीवार के कोने में चुपचाप आंसू पोंछ रहा था। उसके पहले से हैंडसम चेहरे पर अब कई जूतों के निशान बने हुए थे और इस समय तुम अब भी भाग रहे थे। तुम्हारे पीछे भागने वाले लोग जरूरत से ज्यादा उत्साहित थे। सड़क पर तुम अपनी आध्यात्मिक शक्ति इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ठीक उसी पल जब लोग तुम्हें पकड़ने ही वाले थे, तुम्हारी नजर अचानक सड़क किनारे खड़ी एक कार पर पड़ी। वो तुम्हारी बहन मू तांगचुन की कार थी। तुम्हारे दिल में उम्मीद जाग उठी और तुम तेजी से उस कार की तरफ दौड़ पड़े। कार के अंदर बैठी मू तांगचुन हैरानी से इस भीड़ को देख रही थी। फिर उसने देखा कि सबसे आगे दौड़ने वाला तुम ही थे। आखिरकार तुम हांफते हुए कार के पास पहुंचे। तुमने हाथ बढ़ाकर दरवाजे का हैंडल खींचा, लेकिन पता चला कि दरवाजा लॉक्ड था। तुमने दुखी चेहरे से कार के अंदर बैठी अपनी बहन की तरफ देखा। तब मू तांगचुन को होश आया और वो जल्दी से दरवाजा खोलने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भीड़ तुम्हारे पीछे तक पहुंच चुकी थी। तुम्हारे पास जोर से चिल्लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दीदी! और फिर तुम दोबारा पूरी ताकत से दौड़ पड़े। कार के अंदर बैठी मू तांगचुन बेहद शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि उसने अपने छोटे भाई के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। उसने तुरंत घर के सुरक्षा कर्मियों को मदद के लिए बुलाया और इस तरह मोडू की सड़कों पर एक बेहद अजीब दृश्य दिखाई देने लगा। तुम आगे पूरी ताकत से भाग रहे थे। तुम्हारे पीछे सैकड़ों प्रशंसक और पत्रकार दौड़ रहे थे और उनके पीछे काले कपड़ों में सुरक्षा कर्मियों की एक टीम तेजी से पीछा कर रही थी। आखिरकार तुम लोगों की भारी भीड़ वाले इलाके में घुस गए। तुमने मौका पाकर भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपनी मौजूदगी छिपा ली। प्रशंसक और पत्रकार काफी देर तक तुम्हें ढूंढते रहे, लेकिन आखिर में वे मजबूर होकर हार मान गए। तुम एक सुनसान गली में छिप गए और चारों तरफ देखने के बाद आखिरकार राहत की सांस ली। ये सच में उसी कहावत जैसा था, इंसान को मशहूर होने से डरना चाहिए जैसे सुअर को मोटा होने से। लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा शांत हुए, चारों तरफ अचानक जोरदार कंपन होने लगा और चेतावनी का अलार्म गूंज उठा। तुम तुरंत रुक गए और अपनी चेतना चारों तरफ फैलाकर जांचने लगे। जैसा सोचा था, वाकई कोई मौजूद था। तुमने सिर उठाकर देखा, एक सफेद कपड़े पहने बूढ़ा आदमी छत पर खड़ा तुम्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर साफ हैरानी झलक रही थी। वो ऊपर से छलांग लगाकर नीचे आ गया। छोटे बच्चे, तुम सच में साधारण नहीं हो। तुमने तो मुझे जैसे ग्रैंड मास्टर की मौजूदगी भी महसूस कर ली। तुमने भौहें सिकोड़ ली। बूढ़ा आदमी जोर से हंसा और बोला, तुम्हारे शरीर में मुंह परिवार का खून नहीं बहना चाहिए था और तुम्हें वापस भी नहीं आना चाहिए था। उसकी बात खत्म होते ही उसकी हथेली तेज हवा के साथ तुम्हारी तरफ जोर से बढ़ी। उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी, मानो उसे लगता हो कि तुम्हें खत्म करने के लिए उसे खुद हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही उसकी हथेली तुम्हारी सुरक्षा परत से टकराई, एक जबरदस्त ताकत पलटकर बाहर फूट पड़ी। वो कई कदम पीछे जा गिरा और अविश्वास भरी नजरों से तुम्हें घूरने लगा। अब बूढ़ा आदमी तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने पूरी ताकत से फिर तुम्हारी तरफ हमला किया, लेकिन जैसे ही वो तुम्हें छूने वाला था, तुमने हाथ बढ़ाकर उसे मजबूती से पकड़ लिया। बाबा जी, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? तुम हल्की मुस्कान के साथ उसे देखने लगे। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वो छूटने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति चलाने ही वाला था, लेकिन तुमने सीधे उसे जोरदार लात मार दी। वो टूटी पतंग की तरह उड़ता हुआ दूर जा गिरा। दीवार से टकराते ही जोरदार धमाका हुआ। उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा और वो बड़बड़ाया, रिपोर्ट में कहा गया था कि तुम सिर्फ 6 साल के हो, फिर तुम युद्ध कला के ग्रैंड मास्टर कैसे हो सकते हो? तुमने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तुमने पैरों में ताकत लगाई और एक पल में उसके सामने पहुंच गए। तुम्हारे मुक्के और लातें बारिश की तरह उस पर बरसने लगी। वो लगभग बेहोश होने ही वाला था, लेकिन जैसे ही तुम आखिरी बार करने वाले थे, तुम्हारी चेतना ने अचानक किसी के पास आने का एहसास किया। तुमने तुरंत
गोल्डन क्रो को बुलाया और हवा में छलांग लगाकर पलक झपकते ही वहां से गायब हो गए। उधर उसी समय मुंह परिवार की हवेली में पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई थी। मुंह तांगचुन द्वारा भेजे गए सुरक्षाकर्मी कुछ भी पता नहीं लगा पाए। उन्हें तुम्हारा कोई सुराग नहीं मिला। विला के अंदर लियू मई गुस्से से फोन पकड़े खड़ी थी। तुम लोगों ने इतना बड़ा हंगामा कर दिया, अब आ गए कहाँ गया है? वो गुस्से में धमकी देते हुए बोली। अगर आगे नहीं मिला तो तुम लोग वापस आकर मुझे मुंह मत दिखाना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। उसी समय विला का मुख्य दरवाजा धीरे धीरे खुला और तुम आराम से अंदर चले आए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। माँ, पापा, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम्हारी आंखों में उलझन थी। पिता ने अपना नाटक छोड़ दिया और अचानक व्हील चेयर से उठकर तुम्हारी तरफ दौड़े। उन्होंने तुम्हें कसकर गले लगा लिया। मेरे अच्छे बेटे, तुम ठीक तो हो ना? तुमने हल्की शिकायत भरे स्वर में कहा। मैं ठीक हूँ, बस आपकी दाढ़ी चुभ रही है, थोड़ा दर्द हो रहा है। लियू मई पास आई और उसने मुंहवंजिये को हल्की लात मार दी। मेरे बेटे से दूर हटो। लेकिन मुंहवंजिये ने इसकी परवाह नहीं की। वो बस बेवकूफों की तरह मुस्कुराता रहा। लियू मई ने फोन उठाकर तुम्हारी बहनों को खबर दी। कुछ ही देर बाद चारों बहनें बाहर से भागती हुई अंदर आई। उन्होंने भी पापा की तरह तुम्हें पकड़कर ध्यान से देखा कि तुम पूरी तरह सुरक्षित हो या नहीं। तुमने उनकी चिंता भरी आंखों को देखा और तुम्हारे दिल में गर्माहट की लहर दौड़ गई। शायद यही घर का एहसास होता है। रात के खाने के समय चौथी बहन मू यो वान ने बताया कि उसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के काम से जाना होगा। तुमने उदासी भरी नजरों से उसे देखा। अभी तो तुम सब बहनों से दोबारा मिले ही थे। चौथी बहन ने तुम्हारा दुखी चेहरा देखा तो उसका दिल भी पिघल गया। आगे चिंता मत करो, इस साल नए साल पर हमारा पूरा परिवार जरूर साथ होगा। उसने प्यार से तुम्हारे गाल को दबाया। तब बड़ी बहन और तीसरी बहन भी वापस आ जाएंगी। छठी बहन भी जल्द लौट आएगी। वो मुस्कुराते हुए ये बातें कर रही थी, लेकिन तभी उसे दूसरी बहन याद आ गई और उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। उसी समय मुंहवंजिये का चेहरा भी गंभीर हो गया। अपने सभी बच्चों में सबसे ज्यादा चिंता उसे दूसरी बेटी की थी, जो इस समय सीमा पर तैनात थी। हाल ही में वाशिया की सीमा पर हालात ठीक नहीं थे। वहां बार बार विद्रोह हो रहे थे, जिससे हर किसी को चिंता बनी हुई थी। एक सुबह चौथी बहन विमान से रवाना हो गई। आज आधिकारिक परीक्षा का दिन था। तुम भी सुबह सुबह स्कूल पहुंच गए। जैसे ही तुम्हारी नजर प्रश्न पत्र पर पड़ी, तुम्हें चौथी बहन की सावधानी की तारीफ करनी पड़ी, क्योंकि पहले तुमने सीधे छठी कक्षा में जाने का प्रस्ताव रखा था। चौथी बहन ने कहा था कि अगर तुम अच्छे अंक लाओगे तो वो तुम्हारी बात मान लेगी। लेकिन जब तुमने प्रश्न पत्र में गुणा और भाग के सवाल देखे तो तुम्हें लगा कि ये तो साफ तौर पर सिलेबस से बाहर के सवाल हैं।